मैं जब क्रेमलिन जाता हूँ और अपने मित्रों से जो कि वहाँ पे फैकल्टी हैं या जो उनसे पूछता हूँ कि क्या पुतिन यहाँ पे रहते हैं, जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है तो देखिए बहुत ही मिस्टीरियस होता है। उनकी डॉटर है ये पता है, उनकी वाइफ थी ये भी पता है, सेपरेशन हो गया यह भी न्यूज़ चलता है। कई बार यह भी न्यूज़ चलता है कि पुतिन के एक हमशक्ल भी है। हम आपस में बात करते हैं तो हम कभी सोवियत यूनियन बोल देते हैं, कभी रूस बोल देते हैं। मैं बताऊं ये बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। रशिया इज ए रिडल रैप्ड इन मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। वहाँ पे कोई कम्युनिज्म नहीं है, वहाँ पे कोई सोशलिज्म नहीं है, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। देखिए पुतिन अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं। रूस के एक शहर में अपार्टमेंट बॉम्बिंग हुई, पुतिन की अप्रूवल रेटिंग कुछ ही महीनों में 2 से 45% हो गई। उसमें पुतिन एक हीरो के तौर पर दिखे, बड़ा कैमरों के सामने दिखते थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसके पीछे खुद पुतिन है। सोवियत यूनियन में घर स्टेट दे रही थी, नौकरी भी। जो ग्रेजुएट होते थे उसके बाद हैंडओवर आपको एक जॉब का किया जाता था कि आप जाके कजाकिस्तान में या कहीं पे काम करें। क्या फेल स्टेट बनने की तरफ था क्या एकदम? रशिया वाज ए फेल स्टेट। अभी भी लोगों को याद है कि कितनी बड़ी क्राइसिस वहाँ पे, किस ढंग का सिचुएशन था। लोगों के पास जो एक सुपर पावर था उसके लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये था उस समय कि अमेरिकन इन्वेस्ट करेंगे, IMF लोन देगी, वर्ल्ड बैंक लोन देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्राइमिया भी जीत लिया, अब यूक्रेन का डोनबास है वो भी अपने में ले ही लिया है। आपको क्या लगता है कि पुतिन की पॉलिसी इस मामले में क्या है? क्या वो इसी तरह एक्सपेंशन और करने वाले हैं और जगह पर भी जाएंगे इसके बाद? पुतिन के बाद कौन? स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के एक और एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम मॉडर्न एम्पायर सीरीज चला रहे हैं, ये उसका दूसरा एपिसोड है। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सोवियत यूनियन के बारे में, उसके पहले वो रूस था। हमने जाना कैसे ज़ारशाही से निकला ये देश, एक कम्युनिस्ट देश बना, उसके बाद बहुत सारे और देशों ने इसे ज्वाइन किया और सोवियत यूनियन के नाम से इसने दुनिया में कैसे दबदबा कायम किया। कोल्ड वॉर की भी बात हुई थी जब दुनिया 2 धड़ों में बंट गई थी। और फिर हमने धीरे धीरे 90 के दशक में किस तरह की दुनिया बनी, किस तरह से ये जो गुट था फंक्शन कर रहा था और कैसे फिर अंदर खाने कमज़ोर होते होते वो बिखर गया, इस पर पूरी बात की थी। गोर्बाचोव तक हम पहुंचे थे जो आखिरी महासचिव थे, लेकिन इसके बाद दौर शुरू होता है बोरिस येल्त्सिन का, फिर आते हैं व्लादिमीर पुतिन और फिर एक बार के लिए मेदवेदेव भी आते हैं। लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग है जो आज के एपिसोड में हम जिस पर बात करने वाले हैं। तो ये दूसरा एपिसोड होगा उस रशिया के बारे में जो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उभरा और आज तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। कितना भी कोई कहता रहे कि एक ढलती हुई ताकत है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब भी किसी भी तरह की कोई लिस्ट बनती है जिससे तय होता है कि ये दुनिया में एक ताकतवर देश है, उनमें रशिया होगा, ज़रूर होता है। और इस वक्त दुनिया में जब कई युद्ध चल रहे हैं तो एक युद्ध रशिया भी लड़ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर राजन कुमार का। आप JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, जहां सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ का एक सेंटर है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पहले भी आप मेहमान रहे हैं। आज दूसरे एपिसोड में जो हम रूस पर करेंगे उसके लिए आपको स्पेशली बुलाया। थैंक यू सो मच नितिन। और आपका टॉपिक बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से ट्रंप की पॉलिसी है या फिर पुतिन की रशिया में पॉलिसी है, कई बार लगता है कि कहीं एम्पायर बिल्डिंग की कोशिश तो फिर से नहीं हो रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो टाइटल है बहुत ही उपयुक्त है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और है सर, जब पिछले 4-5 सालों में लोग पुतिन ने क्या किया, कैसे किया पर बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि अगर यूक्रेन की जंग देखी जाए, इसके पहले चेचनिया की तरफ गए, तो ऐसा लगता है कि पुतिन एक बार फिर रूसी साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक नए जार के तौर पर उभरना चाहते हैं। तो पहले इसी पर बात, क्या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन, फिर आऊँगा एक एक करके 90 से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का ऐसा कोई सपना है कि वो चाहते हैं कि रूसी साम्राज्य फिर से खड़ा हो? देखिए सपना तो कुछ भी हो सकता है। हर एक देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ा ताकत के रूप में देखना चाहता है।
लेकिन पुतिन एक प्रैग्मेटिस्ट हैं, एक रियलिस्ट हैं, उनको पता है उनकी कि रशिया की क्या क्षमता है, उनकी सीमाएं क्या है, इसको भी अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फिर से एम्पायर बिल्डिंग की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि रशिया में उतनी क्षमता नहीं है कि वो फिर से सोवियत एम्पायर या जारिस्ट एम्पायर खड़ा कर पाए, क्योंकि वो इतिहास अलग था, अभी का इतिहास काफ़ी अलग हो चुका है। अभी जो शक्तियाँ जिस ढंग से आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारत जिस ढंग से उदय कर रहा है, जिस ढंग से चीन का उदय हुआ है, या दूसरे देश भी जो एशिया में उदय किए, तो वैसे में वो फिर से उसको वो रिवाइव नहीं कर सकते एम्पायर को, ये उनको अच्छी तरह से जानकारी है। वो क्या कोशिश कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध आखिर जो हुआ, जहाँ पे उन्होंने दोनबास इत्यादि एरिया को जो कैप्चर करने का कोशिश किया, तो मेरे हिसाब से उनका जो कोर एक जो इंटरेस्ट है जिस रीजन में, वो दो क्षेत्र हैं मैं बता दूं, जो कि स्लाविक है, जो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बहुत लोग नहीं समझते, और रूस के लोग अपने को स्लाविक एक कल्चर के रूप में देखते हैं, और उसका जो कोर है वो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो इन तीनों पे आप देखेंगे कि इस पे वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारे लोग हैं, ये हम लोग सब एक ही हैं, हमारा ब्लड, जेनेटिक्स सब कुछ एक है, कल्चर, रिलीजन सब कुछ एक है, और इसको तोड़ने की कोशिश नाटो या पश्चिमी के देश कर रहे हैं, और इसलिए उनको लगता है कि ये सीधा सीधा रूस पे एक आक्रमण है और रूस की सिक्योरिटी पे आक्रमण है। और आप देखेंगे, मैं एक चीज़ बता दूं नितिन, कि जो सोवियत यूनियन का विघटन भी हुआ था, वो एक बेलोवेजा एकॉर्ड बोलते हैं 1991 का, 1999 उसमें एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि 3 देश फाइनली उसमें शामिल थे। एक था, वो तब हुआ विघटन जब रूस के उसमें के जो येल्त्सिन थे, बेलारूसिया के और यूक्रेन के, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब सोवियत यूनियन का विघटन होना चाहिए। अब ये कोर जो कंट्रीज हैं वो जब डिसाइड करते हैं, तो सेंट्रल एशिया, बाल्टिक इत्यादि का तो कोई रोल नहीं रहता। जब हम उस ढंग के विघटन, जब कोर ही अलग होना शुरू कर दे, तो विघटन भी इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्लाविक स्टेट है, इन्होंने भी डिसीजन लिया, तभी जाके फाइनल एकॉर्ड या फाइनल सेटलमेंट हो पाता है। तो इसलिए ये उनका कोर है, और ये 3 प्रमुख हैं, ये स्लाविक कंट्री के रूप में प्रमुख हैं। जी बिल्कुल। बाकी देखिए, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो बाल्टिक हैं वो अलग हैं, कोकेशिया के जो जॉर्जिया इत्यादि वो अलग हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान इत्यादि, सेंट्रल एशिया अलग है, तो बाकी जो है वो तो अलग है, लेकिन ये कोर स्लाविक कंट्री हैं। इनके कुछ इन्फ्लुएंस आपको सर्बिया में भी देखने के मिलेंगे, इसलिए सर्बिया ने कभी भी रूस की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, जो कि अभी ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। थोड़े से दूसरे स्लोवाकिया इत्यादि, स्लोवाकिया नाम से भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी इसका स्लाविक कल्चर का इन्फ्लुएंस। तो ये ईस्ट यूरोप वाले जो कुछ देश हैं जो स्लाविक के रूप में यूक्रेन में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को उसी ढंग से देखते हैं, लेकिन भू राजनीति अलग हो गई है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी अभी अलग देखने को मिलता है। तो फिर मेरा पहला सवाल यही है सर, कि पिछले एपिसोड में हम सोवियत यूनियन के विघटन की बात कर रहे थे, उसके कारणों की। आप मुझे थोड़ा ये समझाइए कि इस विघटन में नस्ल का कितना रोल है फिर? आप रेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सोवियत यूनियन के विघटन में रेस से ज़्यादा जो मुझे लगता है रोल है, और जिसको समझने की ज़रूरत है, जो भी बड़े देश होते हैं उनके लोगों को समझने की यह ज़रूरत है कि सबसे जो खतरनाक रोल प्ले करता है वो एलीट का सेल्फ इंटरेस्ट रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल, देखिए सोवियत यूनियन का जो विघटन हो रहा था, तो उसमें कोई सेंट्रल एशिया के देश अलग होने की मांग कभी नहीं किया। वो जब लगा कि बाकी देश अलग हो गए, तो ये भी अब उसे क्या करें, उस रेस में शामिल हो गए। नहीं तो अभी भी सच्चाई तो यह है कि अभी भी एक तरह से उनका डिपेंडेंस इन सारे देशों पे, रूस पे, सेंट्रल एशिया का डिपेंडेंस है। तो उसमें मुझे लगता है कि रेस का रोल यहाँ तक सीमित था कि एक बार रूस को ये लगने लगा था कि ये सारे देश हमारे रिसोर्सेस, हम सब कुछ कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हम पे डिपेंडेंट है, जबकि हमारे बहुत सारे अधिकार हमें जो नहीं मिला हुआ है। जैसे कि रूसी लोगों को रशियन सिटीजनशिप का राइट नहीं था, मेजॉरिटी रूलिंग डोमिनेंट ग्रुप था, लेकिन उनको नहीं था। लेकिन बाकी जो देश थे, बाकी जो उसमें के रिपब्लिक्स थे, यानी कि सेंट्रल एशिया, कोकेशिया या फिर बाल्टिक, उनको अपना नेशनल पासपोर्ट रखने का भी अधिकार था सोवियत यूनियन में। तो वो उनका जो पासपोर्ट होता था, तो उसमें कंट्री कजाक जैसे या एस्टोनिया, लेकिन ये लोग रूस के वाले नहीं रख सकते थे। ये क्या करते थे, ये क्या रखते थे? इनके पास अपना सोवियत यूनियन का पासपोर्ट होता था। अच्छा। तो आप समझ रहे हैं कि पॉलिसी यह थी कि जो डोमिनेंट जो ग्रुप, जो जब सोशलिज्म था, तो उनको लगता था कि रशिया एक डोमिनेंट कल्चरल ग्रुप के रूप में, या जो रेशियल ग्रुप, स्लाविक ग्रुप में, वो काफ़ी डोमिनेंट हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया था कि वहाँ का जो लोग हैं उनको उस ढंग का पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को नेशनलिटी का। उनका जो राष्ट्रवाद था उसको तो दबाया,
लेकिन बाकी सबका बरकरार रखा कि कहीं इनका संतोष ना उभरा। और बिगटन का सबसे प्रमुख कारण था कि जो राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं जहाँ पे डोमिनेंट होता जा रहा है, एक तो कि बाल्टिक स्टेट में काफ़ी डोमिनेंट था क्योंकि वो यूरोप से इन्फ्लुएंस हमेशा होते थे और वो एजुकेटेड थे, कल्चरली थोड़े डिफरेंट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो इसमें शामिल हुए थे सोवियत यूनियन में, तो वो इस कारण से आप देख रहे हैं कि ये सारे देश काफ़ी अलग तरह से सोच रहे थे। लेकिन जो एक नेशनलिज्म जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप येल्सिन का सारा डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे, उसके स्पीचेस देखेंगे 89 से 91 का जो पीरियड है, जब पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट इत्यादि का जो पीरियड, जब लोग बोलना शुरू करते हैं, उससे पहले तो बोल ही नहीं सकते थे, तो जब बोलना शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रवाद पनपता है। और सबसे खतरनाक राष्ट्रवाद जो आपको देखने को मिलेगा वो येल्सिन का देखने को मिलेगा कि येल्सिन वहाँ पे, जो कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, रूस के सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे लीडर, प्रेसिडेंट जो वहाँ के रिपब्लिक का जो हेड होता था, उसका इलेक्शन भी वो जीत चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक राष्ट्रवाद प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं सोवियत यूनियन के विरोध में। उनका राष्ट्रवाद कोई सेंट्रल एशिया के विरोध में नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंट्रोल था गोर्बाचोव का था और ये रिपब्लिक के लीडर थे येल्सिन, तो वो रूसी राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं। उसके साथ में जो कोर कंट्री हैं बेलारूस और यूक्रेन, उस समय के जो लीडर, उनको साथ में लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब बिगटन होना चाहिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तो सर स्लाविक राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे इसको? स्लाविक इसलिए नहीं करेंगे कि स्लाविक जो कम्युनिटी है वो कई जगहों पे है। और रशिया में एक चीज़ तो आप देखिए, रशियन जो है वो अपने आप को स्लाविक लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो डिस्टिंक्शन है बाकी देशों जैसे, वो भी क्रिश्चियन है लेकिन वो अपने आप को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बोलते हैं। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अलग होता है, उसके सिंबल आप देख लेंगे वहाँ पे, जैसे ये क्रॉस होता है ना, तो इनका क्रॉस ऐसे टेढ़ा होता है दो होंगे और दोनों टेढ़े होंगे। तो इनका जो रशियन ऑर्थोडॉक्स जो है वो थोड़ा सा बाकी से अपने आप को अलग रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। वो ग्रीक से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं, रोम से कम करते हैं। बिल्कुल। या फिर इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंट है उनसे काफ़ी अलग अपने आप को। पिछले एपिसोड में इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी जी। तो एक लैंग्वेज स्लाविक वाला जो है, और मैं बता दूं कि मैं तो संस्कृत भी पढ़ा हूँ, जैसे आपके तीते अंति सीता तो है ना, उसी तरह से एम एतेत, वो उनका कंजुगेशन जो आपका है ना, वो कंजुगेशन स्लाविक से भी मिलता जुलता है। तो आप इस पे भी कभी आप सोचेंगे तो आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब कि वो जो उसका जो बिगटन हुआ, उसके 2-3 कारण मैं बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो कि काफ़ी सेल्फ इंटरेस्ट, पावर में आने के लिए कुछ भी करते हैं। वो रूस के राष्ट्रपति बनने के लिए वो बिगटन करने के लिए भी तैयार थे। तो सबसे पहला तो ये एलीट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। दूसरा मैं बताऊं कि एक तो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था उस समय सोवियत यूनियन का, वो 18, चूँकि अफगानिस्तान में उनकी मिलिट्री लड़ रही थी और यूएस उसको सपोर्ट करता पाकिस्तान के माध्यम से इत्यादि, दूसरे जगहों पे भी, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बोला जाता है 15 से 20% के आसपास उसका था। तो अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो जो दूसरी जगहों पे फोकस होना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी का सेक्टर, आप देख रहे हैं उसमें अमेरिका और बाकी देशों में क्या इमर्ज कर रहा है, तो कंप्यूटर आ चुका, कंप्यूटर और इंटरनेट धीरे धीरे आ रहा है, और इस टेक्नोलॉजी में वो पीछे छूट जाते हैं। और उसके कारण से एक बहुत बड़ी समस्या आज भी देखेंगे। मैं पूछूं कि एक आप रशिया के मोबाइल कंपनी का नाम बताएं, या फिर कंप्यूटर एक बताएं जो रशिया से, आप ताइवान से देखेंगे, चाइना से देखेंगे, जापान का देखेंगे, आप तो इंडिया का भी देखेंगे, रूस का भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए उस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गया, न्यू टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे छूट गया। उसमें जो ये था रशिया, और दूसरा कि एलिट इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्रो करना बंद कर देते। आपने देखा कि 1950 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से काफ़ी फास्ट ग्रोथ, इनफैक्ट 1920 से 40 तक काफ़ी ग्रोथ होता है। स्टालिन का पीरियड है, काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, काफ़ी मैसिव ग्रोथ, 12% 13% के रेट से ग्रो करता है। वो स्लो डाउन वर्ल्ड वॉर के समय में हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे कि काफ़ी टेक्नोलॉजी, जैसे मून पे भेजने वाली टेक्नोलॉजी, स्पेस की टेक्नोलॉजी, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था। मिलिट्री टेक्नोलॉजी रशिया काफ़ी आगे हो गया था, लेकिन ग्रेजुअली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था उसमें पीछे छूट जाता है। तो एलीट का टेक्नोलॉजी में पीछे छूटना, रशियन जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी उसका कई जगह इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो ये सारे कारण बिगटन के थे। और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को भी एक कारण माना जाता है कि लोग पहले नहीं बोल पाते थे स्टेट के अगेंस्ट में, उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद धर्म के नाम पे, स्टेट के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सारे बिगटन के कारण थे। सही। आमतौर पे जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, तो हम कभी सोवियत यूनियन बोल देते हैं, कभी रूस बोल देते हैं, बहुत ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो क्या सही है, किया जा सकता है, या दोनों बिल्कुल ही अलग देश हैं? मैं बताऊं, ये बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। सच तो ये है, देखिए दो स्टेट, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर सेम हो, तो अभी जो रूस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी
कंप्लीटली अलग है सोवियत यूनियन से। दूसरा कि इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे पहले सोशलिज्म था, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी के बारे में बोला जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। आप सब कुछ जो है सारे इंडस्ट्री से लेकर सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पे आपको घर दिया जाता, तो वो भी स्टेट घर दे रही है। स्कूल अच्छा, सोवियत यूनियन में घर स्टेट दे रही थी, नौकरी भी। आप जो ग्रेजुएट होते थे उसके बाद हैंडओवर आपको एक जॉब का किया जाता था कि आप जाके कजाकिस्तान में या कहीं पे काम करें। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था उस ढंग से। और उसके बाद लेकिन अभी क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आप देखें 1990s का पीरियड में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है। स्टेट का जो सारे इंडस्ट्रीज थे वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं था उसमें। और अब तो निजीकरण है। 1990s से ही आपने देखा कि सारा निजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पे वो अलग हो जाता है। उस समय रिलीजन को अलाउ नहीं किया गया था, चर्चेज नहीं थे या बहुत ही कम 1-2 चर्चेज धीरे धीरे थे उस टाइप के थे। लेकिन बाद में अब तो रिलीजन बहुत सारे चर्चेज जो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे या उसको मिलिट्री कैंप या स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसको फिर से तो रिलीजन का रिवाइवल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना होता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले था कि वो सेक्रेटरी जनरल जो होते थे वो होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, पॉलिट ब्यूरो का जो हेड होता था, लेकिन अब वो सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी उस समय जो सिंगल पार्टी होती थी, वन पार्टी सिस्टम था। अभी मल्टी पार्टी सिस्टम 1990s के बाद इमर्ज करते हैं वहाँ पे। हालांकि अभी भी डोमिनेंस एक पार्टी का है जो कि लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, मैं बताऊँ। और कैपिटलिज्म है वहाँ पे कोई कम्युनिज्म नहीं है, वहाँ पे कोई सोशलिज्म नहीं है, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। अभी पुतिन की पार्टी का नाम क्या सर, आप बता रहे थे? देखिए, पुतिन अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं। अच्छा। लेकिन जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है और जिस पार्टी से पार्लियामेंट में जिसका डोमिनेंस है वो है यूनाइटेड रशिया पार्टी। अब मैं यह भी बता दूं कि अभी भी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोट बैंक है अभी लगभग 10% के आसपास है। और सबसे समस्या यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी भी पुतिन को सपोर्ट करती है हर एक मेजर इशू पे, तो वो कोई अलग पार्टी नहीं है अभी। अलग तो है कहने को, और उनके इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन पर सत्ता में जो पार्टी है उसके नाम में कहीं कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, सत्ता में जो पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो पार्टी से नहीं लड़ते। वो पुतिन तो कई बार कैंपेन करने भी नहीं जाते तो वहाँ पे और पुतिन के अगेंस्ट में जो कई बार कैंडिडेट भी आते हैं वो सिंबॉलिक कैंडिडेट होते हैं कई बार, क्योंकि अभी जैसे कि एक सोबचक थे, मेयर थे, अभी जो कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था उसमें छीनिया सोबचक, उनके जो डॉक्टर है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। कई बार बताया जाता है कि उनको इसलिए डाला गया था कि नहीं तो बाकी कैंडिडेट विड्रॉ करे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, तो एक सिंबॉलिक कॉन्टेस्ट रखने के लिए उनका नाम डाला गया था। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसको जो अभी बोला जाता है सुपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट को इतने पावर हैं कि उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिससे को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जो वो उनको पावर है कि वो डूमा जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है उसको स्टेट डूमा उसको आप वो सस्पेंड कर सकते हैं या उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी 2 सदन है, वहाँ पे सदन है, लेकिन जो मेन रोल है वो डूमा का ही है, जो डायरेक्ट चुनती है। जी बिल्कुल। सो दूसरा काउंसिल है, उसमें हर एक स्टेट से जो इलेक्शन होता है उससे आते हैं, लेकिन मेन जो है वो डूमा है। वहाँ पे यूनाइटेड रशिया पार्टी जो मेन पार्टी है और उसका डोमिनेंस है पिछले लगभग 10-15 वर्षों से इसी का डोमिनेंस है। लेकिन 1990s में मल्टीपल पार्टीज थे, लेकिन सबसे दिक्कत जो ट्रांजिशन का पीरियड में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उससे पहले कोई दूसरा पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं था, केवल वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी होते थे। और चूंकि दूसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि दूसरी पार्टी कैसे ऑपरेट करती है। तो उसके बाद जो एल्सिन की पॉलिसी थी अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड, वो दूसरी पार्टीज उस समय जो थे गैदर का या दूसरे बहुत सारे पार्टी उसको वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ट्रांजिशन में था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को डिस्ट्रॉय करना। आपने 1993 में कू की बात सुनी होगी, या फिर पार्लियामेंट पे वहाँ पे जो बॉम्बिंग एल्सिन करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज करवाते हैं उसके बाद, तो ये सारा केवल इसलिए करवाया गया था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस को ख़त्म किया जाए। वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन जो फास्ट, जो कि शॉक थेरेपी, लोन फॉर शेयर, वाउचर स्कीम, ये सब जो आपने 100 डेज प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम ये सब बनता है, वो इसलिए करवाया गया था कि फास्ट बहुत ही जल्दी से कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस को ख़त्म किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस कहाँ पे होते थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते थे, और इंडस्ट्री जो होता था, इंडस्ट्री के वर्कर्स आप जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते थे वहाँ पे सोशलिज्म के नाम पे। तो इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि ये सारे यूनियन वर्कर्स ये सब खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी प्रक्रिया उनको था कि सारे इंडस्ट्रीज़ को कैसे बेचा जाए और कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। 91, 92, 93 पूरा 91 से लेकर लगभग 96 तक
काफ़ी रूस यही की प्रक्रिया चलती रही। पूरी प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि उनके पास देखिए ये भी पता नहीं है ना कि अगर बेचना है तो कैसे बेचेंगे। आप बेचना है तो आप किसको बेचेंगे। आप वहाँ पे किस जो लोकल जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसके पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट उस ढंग से नहीं है। बैंक में एकुमुलेशन, किसी का छोटा मोटा अकाउंट हो सकता है बाहर ट्रैवल करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, लेकिन किसी के पास पैसे तो है नहीं। तो वैसे में क्या हो रहा है कि शॉक थेरेपी का स्कीम लाया जा रहा है वहाँ पे। क्या थी? शॉक थेरेपी का था कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का स्कीम था, जिसमें था कि चूंकि स्टेट इंडस्ट्रीज है उसको कैसे वहाँ पे प्राइवेट को प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेट हाथों में दिया जाए। हाँ, तो उसके लिए जो प्रक्रिया थी कि उसको पहले शेयर्स को लोगों को बांटा। अच्छा, कंपनी के शेयर्स को जो सरकारी कंपनी थी। कुछ जैसे कि मान लीजिए अभी तक स्टेट है, अब सबको बांटना है, तो वाउचर डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोगों को, वहाँ के बहुत सारे लोगों को किया गया, जिसका नाम है जो भी लेना चाहे। नहीं, लेना नहीं, फिर चूंकि ये प्रॉपर्टी स्टेट की है, तो प्रॉपर्टी स्टेट से जब प्राइवेट में जाएगा तो सबको डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो हर एक सिटीजन को उनके नाम से वाउचर प्राइवेटाइज कैसे करेंगे आप। ये तो लिटरली ऐसा हुआ, मैं टोक के बोल रहा हूँ समझने के लिए, कि अगर कोई कंपनी है सरकार की तो लिटरली माना गया कि वो जनता की है, तो सबको दो उसका शेयर। जी, उसका शेयर पूरे सिटीजन को मिलेगा ना। फिर तो दिक्कत ये हुई कि सिटीजन को वाउचर्स तो दे दिए गए, वाउचर स्कीम बोला जाता है, तो वाउचर तो दे दिए गए, लेकिन उस समय चूंकि प्राइवेटाइज हो रहा है और जो पहले हर एक चीज़ का प्राइस स्टेट डिसाइड कर रहे हैं कि ये ब्रेड का प्राइस 1 रुपये होगा, 1 रूबल होगा, या फिर मान लीजिए कि आपका इस कपड़े का प्राइस 0.5 रूबल होगा, तेल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, ये सब स्टेट डिसाइड करे। जैसे अभी भी इंडिया में पेट्रोल का प्राइस स्टेट अभी उसमें रोल प्ले करती है, हालांकि प्राइवेट फैक्ट्री भी है, स्टेट कहती है हम नहीं करते। हाँ, लेकिन बहुत सारे ये हैं कि अभी भी स्टेट यहाँ पे बहुत सारे प्राइसेस, वहाँ पे जब ये सारा था कि सब कुछ फिक्स प्राइस सिस्टम था वहाँ पे, तो उसको भी अब डीरेगुलेट करना है, यानी कि आपको प्राइवेट प्लेयर्स अब डिमांड सप्लाई के बेसिस जो मार्केट इन्विजुअल मार्केट डिसाइड करता है, तो उससे क्या हुआ कि सडनली प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और लोगों के पास जो बेसिक ब्रेड से लेके एग से लेके बेसिक टेक्सटाइल क्लोथ से, तो इसके दाम बढ़ गए और लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो जो वाउचर आपने बांटे थे, उन्होंने इन सारे चीज़ों से जो वहाँ पे माफिया जो थे, जो बाद में ओलिगार्क के रूप में इमर्ज करते हैं, उन्होंने इन सारे वाउचर्स को कलेक्ट कर लिया। और सरकार को भी पैसे चाहिए थे, सरकार को इंडस्ट्री, मान लीजिए कि इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करना है, तो कोई वहाँ पे दूसरे जो विदेशी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, उनको लगता था कि फिर से कम्युनिस्ट आ सकते हैं। तो वैसे में उन्होंने क्या किया कि शेयर्स भी बेचना शुरू किया सरकार ने, जो अपनी कंपनीज के शेयर्स थे, और उस शेयर को किसने कैप्चर किया, वही जिसको आप बाद में माफिया और ओलिगार्क्स बोलते हैं। पहले माफिया, जो बाद में ओलिगार्क बन गए। माफिया और बाद ओलिगार्क कैसे बन गए कि ओलिगार्क तो हालांकि एक अभी भी नेगेटिव टर्म है, लेकिन ये सारे जो माफिया और ओलिगार्क जो बन गए, उसको पश्चिमी देशों ने सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने सारे जो बाद में वहाँ की टेक्नोलॉजी से लेकर रुपये थे, इसको सारा विदेश में भेजना शुरू कर दिया। और वहाँ के एडवाइज़र कौन थे कि प्राइवेटाइज होगा तो रशिया को, तो सोवियत यूनियन और बाद में जो रशिया बनता है उसके लीडर्स को तो पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है। तो उन्होंने हार्वर्ड के इकोनॉमिक एडवाइज़र का, और उसका नाम आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जेफरी सैक्स का नाम सुना होगा अभी आपने, जेफरी सैक्स अभी बहुत बोलते हैं ट्रम्प की पॉलिसी के अगेंस्ट में, और काफ़ी लिबरल वॉइस है, वो वहाँ पे प्राइवेटाइज करने में उनके एडवाइज़र थे। लैरी समर्स जो कि हार्वर्ड में थे, तो हार्वर्ड के इकोनॉमिक एडवाइज़र रशिया में आके प्राइवेटाइज करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे। पोलैंड में भी किया, शॉक थेरेपी से लेके सारे स्कीम्स की जो बात करें ये लोग करवा रहे हैं। और उसमें दिक्कत यह होती है कि ये लोग ये एक्सपेक्ट यह कर रहे थे कि स्मूथ ट्रांजिशन होगा, हाइप इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, प्राइस जो स्टेट कंट्रोल करती है मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि काफ़ी इन्फ्लेशन होता है, और ये सारे शेयर्स और वाउचर जो बांटे गए थे लोगों के पास थे, इसको माफिया कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद क्रोनिक कैपिटलिज्म जो इमर्ज करता है, जिसमें नाम भी बता दूं 2-3, खुदरोव्स्की, और उसके बाद जो दूसरा नाम है एक पोटानिन करके नाम है, यूकोस इत्यादि के जो कंपनी थी उसके जो CEOs थे या लीडर्स थे, इन सारों ने काफ़ी मैसिव वेल्थ एक्युमुलेट किया। आप नितिन ये समझिए कि 89 तक आपके पास 100 रुपये नहीं है, और सडनली 3 से 4 साल में आप बिलियनर कैसे बन जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उस प्रक्रिया में तो कहीं लोगों का फेथ तो नहीं है। ये जरूर है कि पश्चिमी देश बोल रहे हैं कि ये सही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ के लोग जो कि पहले जिनके पास पैसे नहीं थे, सडनली उनके पास बिलियनर बन जाते हैं, तो ये समस्या तो ये कभी भी इनकी लेजिटिमेसी रशियन सोसाइटी में नहीं रही। और इसको जो पोस्टर बॉय के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज प्रोजेक्ट करते रहे कि ये प्राइवेटाइज को लीड करेंगे, ये रशिया को एक मार्केट इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, रशिया विल बिकम ए नॉर्मल कंट्री लाइक ए वेस्टर्न कंट्री। तो ये सारा जो नैरेटिव है इसको पश्चिमी देश मानते हैं, लेकिन रशिया का कोई भी सिटीजन से बात करेंगे तो नहीं मानते हैं उसको, उनको लगेगा ये सब तो लुटेरे हैं।
तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको कभी रिजॉल्व नहीं हो पाया वहाँ पे, और इस कारण से बाद में जब पुतिन आते हैं तो उन्होंने काफ़ी ओलिगार्क्स को कंट्रोल किया और केवल उस ओलिगार्क को रहने दिया जो उनको सपोर्ट कर रहा था, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। मैं बता दूँ, बाकी सबको उनको देश छोड़ के भागना पड़ा या कहीं और चले गए। तो जी, तो मतलब ये तो 6-7 साल जो आप बता रहे हैं, और तब प्राइवेट मीडिया उतना था नहीं, सूचनाएं धीरे धीरे आती थीं, और हम जैसे लोग तो या तो बच्चे थे या बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे, तो हम तक ये बात पहुंची ही नहीं। तो हड़कंप मच गया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही थी। बहुत बड़ी नहीं, 100% पूरी की पूरी आबादी। ये 2-4 जो एलिट्स थे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी आबादी प्रभावित हो रही है। और रूस में जो पश्चिमी देशों के अगेंस्ट में जो आक्रोश है, रूस में जो ये जो जितने भी जो डेमोक्रेसी नहीं आ पाया, मैं बताऊं जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो नहीं हो पाया, उसका सबसे प्रमुख कारण है 90 का दशक। अभी भी लोगों को याद है कि कितनी बड़ी क्राइसिस वहाँ पे, किस ढंग का सिचुएशन था। लोगों के पास जो एक सुपर पावर था, उसके लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, उसके ब्रेड के लिए वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लग रही है। और वो सारा इसलिए हुआ क्योंकि वो जिस ढंग से ट्रांजिशन किया, जिस ढंग से वहाँ पे लूट मचा उस समय, तो उससे लोग काफ़ी उनको। तो अमेरिका पिछले दरवाजे से घुस गया, ये भी माना जा सकता है। अमेरिका 90 के दशक में बहुत प्रभावित था, जैसा कि मैंने बताया कि आपने हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट सारे एडवाइजर्स थे वहाँ पे, समर्स से लेके जेफरी सैक्स से इत्यादि और बहुत सारे लोग थे वहाँ के। जो रूसी जो लोग थे उसमें गैदर का नाम आता है, और उसके बाद चुबाइस का नाम आता है। चुबाइस एक दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स प्राइवेटाइज में वो। तो ये सारे लोगों ने वहाँ पे सारे सिस्टम को वहाँ पे बदलने की कोशिश की। और जो पुतिन की पॉपुलैरिटी जो 2000 के बाद जो इमर्ज करता है, उसका कारण यह है कि लोग एल्सिन को वहाँ पे नफरत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने देखा है कि क्या सिचुएशन था। इनफैक्ट वहाँ पे जो निगोशिएटर आप देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट हैं कि अमेरिकन क्या कर रहे थे जो रूस के साथ निगोशिएट कर रहे थे एल्सिन के समय में। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो दोनों तरफ से निगोशिएट कर रहे थे, पहले अपनी बात रखते थे, फिर एल्सिन की तरफ भी वही बात रखते थे। तो निगोशिएशन वहाँ पे इस ढंग से, ये पॉलिटिकली स्टेटमेंट है कि you are playing the game of chess. So first you make a move and then you go to the other side and then play the move. So basically अमेरिकन दोनों साइड से खेल रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन ये था उस समय कि अमेरिकन इन्वेस्ट करेंगे, IMF लोन देगी, वर्ल्ड बैंक लोन देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो क्या रहा है कि यहाँ के जो प्राइवेट कैपिटल है जो भी था रशिया का, वो जर्मनी में, अमेरिका में या दूसरे पश्चिमी देशों में जा रहे हैं, कुछ कैरिबियन और दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्ट करते थे कि IMF ने लोन देने से मना कर दिया। जेफरी सैक्स का सबसे बड़ा गुस्सा जो है IMF जैसे या वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस यही है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि रसा प्राइवेटाइज इनके हिसाब से हो रहा है तो IMF लोन दे के और इसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो उनको लगा कि जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था पश्चिमी देशों का कि रशिया ट्रांजिशन, वो पश्चिमी देश तो चाहते नहीं थे। पश्चिमी देशों का जियोपॉलिटिक्स था रूस के इकोनॉमी, रिसोर्सेस और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। तो ये बात तो बाद में चल के अभी आप देखते हैं कि जो प्राइवेटाइज उन्होंने जेफरी सैक्स करवाया, अभी कंप्लीटली प्रो रशिया हो गए और वो अभी ट्रंप और अमेरिकन पॉलिसी को गाली देते हैं अभी। तो ये अब ट्रांजिशन जेफरी सैक्स आप देखिएगा तो उनमें मिलेगा आपको। तो जैसे हम चीन के बारे में पढ़ते हैं, वो एक सेंचुरी ऑफ शेम टाइप है कि 100 साल जिसमें हम ह्यूमिलेट, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, वो 100 साल में हमारे साथ जो जो घटा वो याद है उनको, दर्द है उनका। तो जैसा आप कुछ बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा दशक जो है वो रूस के लिए ज़रूर शर्मनाक रहा है। वो ये महसूस करते होंगे कि अभी तक हम 90 से पहले एक महाशक्ति थे, हमसे लोग डर रहे थे, इज्जत से बात कर रहे थे, और अब हमने अपने घर की सारी चाबी तो अमेरिकी को सौंप दी, हमारे नेताओं ने। जी बिल्कुल। उनकी इतना बड़ा ह्यूमिलेशन जो कि पहले सुपर पावर हो, पूरे विश्व की राजनीति में बिल्कुल उनकी भागीदारी समान की भागीदारी थी, और सडनली वो इस ढंग से वो एक थर्ड रेट कंट्री के रूप में जो होते हैं, और उसके लिए वो ब्लेम करते हैं पश्चिमी देशों को, और पश्चिमी देशों के जो एल्सिन जैसे लीडर को सपोर्ट कर रहे थे उसको ब्लेम करते हैं। यह अलग बात है कि एल्सिन का जो ट्रांजिशन होता है तो पुतिन को एल्सिन नहीं लाया, ये भी एक सच्चाई है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो इस पे आऊँगा सर। जी जी। सोवियत संघ से रूस को कुछ चीज़ें मिली, एक तरह से उत्तराधिकारी है रूस उसका, सब कुछ मिला। हाँ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि दोनों अलग हैं मगर ये उत्तराधिकारी यही है। UNSC की सीट मिली, न्यूक्लियर हथियार मिले। उस वक्त यूक्रेन और कुछ और देशों ने अपने परमाणु हथियार बनाने के मिशंस को छोड़ दिया, क्योंकि एक तरह का आश्वासन मिला रूस की तरफ से कि हम हैं आपके लिए तैयार। उधर अमेरिका ने भी लगे हाथ का हम भी हैं आपके लिए। हालांकि अब वही सब झगड़ा चल रहा है कि कोई आ नहीं रहा यूक्रेन के लिए आगे। तो कई सारी चीज़ें तो मिली, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं मिली।
जैसे मैं पढ़ रहा था, एक तो टैक्स का कोई सिस्टम वो इनहेरिट नहीं हो पाया, और कमर्शियल कोर्ट्स, कन्वर्टेबल करेंसी नहीं थी उनकी, रूबल को लेकर भी एक तरह से अछूत की तरह व्यवहार हो रहा था। तो सोवियत संघ के नाम पर कर्ज था, वो भी रूस के सिर आया, वो भी उसे ही पे करना था। तो क्या 1990s में जिस आर्थिक संकट की हम बात कर रहे हैं, येल्सिन होते या ना होते, येल्सिन ना होते कोई और होता, तो भी ये आना ही था क्या रूस के हिस्से में, कि इन 10 सालों में उसकी हालत ख़राब होनी ही थी? नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो ट्रांजिशन की प्रक्रिया है वो अलग हो सकती थी। कहीं ना कहीं कुछ गोर्बाचेव ने भी जिस ढंग से पॉलिसी परस्यू किया वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन गोर्बाचेव से भी ज़्यादा, गोर्बाचेव अगर 4-5 साल तक और मुझे लगता है कि वहाँ पे रहते तो और ट्रांजिशन उनके, हालांकि वो सोवियत यूनियन का फाइनल में बिगटन नहीं होना चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन का बिगटन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए येल्सिन है। क्योंकि जो किसी भी देश में, मल्टीकल्चरल कंट्री में, जो आप पावर में आने के लिए कुछ भी करने को जो तैयार हो जाता है, वही पॉलिसी थी जो कि सोवियत के यूनियन के बिगटन के लिए ज़रूरी है। और दूसरी, लेकिन जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि टैक्सेशन इत्यादि की बात कर रहे हैं, देखिए ये उस देश के लिए है ना जहाँ पे कि एक्स्ट्रा सरप्लस मनी, सैलरी इनइक्वालिटी हो मिलती हो, सही बात है। जहाँ पे सैलरी ही आपका फिक्स सैलरी है, इतनी कम सैलरी है, वहाँ पे सब कुछ फ्री हो, स्कूल आपका फ्री है, हेल्थ फ्री सिस्टम फ्री है, बच्चों का एजुकेशन फ्री है, तो आपको पैसे कहाँ खर्च करेंगे? आपको फॉरेन कंट्री में ट्रैवल भी अलाउड नहीं है, आपको बहुत सारे परमिशन लेने पड़ेंगे तब जाएंगे। हाँ, तो एक तो रातों रात सिस्टम बनाओगे कैसे, और फिर उनसे लोगे क्या जब टैक्स तो है ही नहीं कुछ? टैक्सेशन सिस्टम तो कैपिटलिज्म के लिए है ना। तो वहाँ का सिस्टम है, दूसरा मॉडल है जहाँ पे कि आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, आप चाहे ड्राइवर हो या फिर इंजीनियर या डॉक्टर हो, तो चूँकि सैलरी में डिफरेंस नहीं है तो टैक्स की, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जब है नहीं तो आप टैक्स कैसे करेंगे? आप तो ट्रेड तो स्टेट कर रहा है ना, जो इंडस्ट्री है वो स्टेट कर रहा है, तो अब लगाना भी होगा टैक्स तो इंडस्ट्री पे लगाएंगे, और सारे स्टेट के पास है तो टैक्स किस पे लगाएंगे? आप ही की सारी प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चर में भी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी था, लेकिन वो सबसिस्टेंस बहुत ही बेसिक था, नहीं तो इसलिए वो सिस्टम वहाँ पे कैसे डेवलप करेगा? वो तो ग्रेजुअली जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तब जाके टैक्सेशन का सिस्टम किया। पेंशन का सिस्टम पहले, चूँकि पेंशन सरकार देती थी, तो पेंशन का सिस्टम भी ग्रेजुअली वहाँ पे डेवलप होता है, उसके रिफॉर्म्स भी होते हैं। ये जब पुतिन आते हैं उसके बाद ये सब चीज़ अच्छे से शुरू होता है। ओके। चुबाइस का जो प्राइवेटाइजेशन का था वो स्टेबलाइज करने में 1990s में एक रोल प्ले किया था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन होता है और ग्रेजुअली अब देखते हैं कि रशियन इकोनॉमी फर्स्ट टाइम 98 के आसपास जाके थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करता है, नहीं तो हमेशा डिक्लाइन हो रहा है। इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। तो 1998 के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्या फेल स्टेट बनने की तरफ था क्या एकदम? रशिया वाज अ फेल स्टेट इन 90s, ऑफ कोर्स। या सो इन द सेंस कि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको यह पता नहीं है कि कितने स्टेट हमारे साथ रहेंगे, कौन अभी और भी, जो रशिया के अपने जो टेरिटरी हैं, जिसमें जैसे चेचनिया की मैं बात करूँ, और उसके बाद में जो कलमिकिया इत्यादि जो दूसरे वहाँ पे रीजन है, वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, क्योंकि जो रिपब्लिक्स अलग हो चुके हैं, तो दूसरे जो ऑटोनमस रीजन रूस के अंदर में थे, रूस का जो फेडरल यूनिट था, उन्हें भी हिम्मत मिली, उनको लगा कि अभी तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, सही बात है, केंद्र कमजोर हो गया है। तातरस्तान, चेचनिया, कलमिकिया, बहुत सारे जहाँ पे वो बोले कि हम भी इंडिपेंडेंट हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और आप जानते हैं कि चेचन का जो युद्ध हुआ था, और उसमें चेचन के युद्ध में रूस की आर्मी, रूस यानी पहले सोवियत यूनियन, बाद में रूस की आर्मी बनती है, रूस की आर्मी हार जाती है पहले युद्ध में। आप इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन है। और उसके बाद अमेरिकन आपके पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं। और 98 में फिर से जब पुतिन जो आते हैं, तो पहले उन प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए होते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है रूस के दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो चेचनिया में वो ग्रोजनी में बॉम्बिंग करवाते हैं जी। और हालांकि यह भी एक अलग सी बात है कि अपने ही स्टेट में बॉम्बिंग करवाना वो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का कारण है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी रूस में बढ़ती है। उसका सबसे प्रमुख कारण है दो, एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, और दूसरा कि चेचनिया में और इस ढंग के जो डिमांड्स थे ना उसको कंट्रोल करना। चेचनिया, ततरस्तान, कलमिकिया या दूसरे जगहों पे था, तो स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी का जो सेंस लाया रूस में, जिसके कारण से अभी भी रूस के लोग उनको पसंद करते हैं। कुछ बीमार थे क्या बोरिस येल्त्सिन जब वो आए? बीमार या मैं सीधा सीधा कहूँ, बहुत लोग कहते हैं याश ही थे। नहीं, अल्कोहलिक थे, सीधा बोलिए ना। वो ऐसा भी कई बार हुआ है कि वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो इतना ज़्यादा वो वोदका पी लिया उन्होंने। वोदका पीते हैं रूस में, आप जानते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी भी में वोदका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वोदका पीते थे। कई बार हुआ कि जो प्लेन से जब उतरना था उनको, तो वो स्पीच देना था, स्पीच देने से पहले वो गिर जाते हैं वोदका पे।
तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती क्या हो जाती रशियन थी। डिमोरलाइज हो गए होंगे ऐसे नेताओं को देखकर, एक तरफ सिस्टम खराब। उनका जो डिप्लोमेटिक सिस्टम था वो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था एल्सिन के बिहेवियर को लेके, चूंकि वो कई बार ड्रंकार्ड रूप से बिहेव करते थे, कई बार मीटिंग में लेट से पहुंचते थे, नहीं पहुंच रहे थे, तो इस कारण से। और बाद में चूंकि उनकी उम्र भी होती गई तो हेल्थ भी एक इशू बनने लगे, बट अल्कोहलिज्म वाज द मेन इशू। येल्सिन ने कुर्सी छोड़ी, मेरा ख्याल है कोई 95-96 आते थे छोड़ी पूरी तरह, 98-99 के आसपास, क्योंकि उस समय तक 98 प्रीमाको जो बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर वो 98 के आसपास है। 99 में पुतिन बनते हैं, पुतिन ठीक से आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में पुतिन 96 में दिखने शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिकली तो 91 से ही एक्टिव है, और वो 91 से 98-99 तक का जो पीरियड है उस येल्सिन का पीरियड माना जाता है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट है, उनका कंट्रोल है, और रूस जैसे सिस्टम में प्रेसिडेंट वीक भी हो तो उनको क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए वो उस समय तक रहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रीमाको प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहले, और प्रीमाको फर्स्ट टाइम एक बैलेंस करने की पॉलिसी करते हैं। अगर मैं मुझे एक विदेश उसकी रूस की जो विदेश किस ढंग की विदेश नीति थी, अगर 1 मिनट में मैं बताना हूँ तो देखिए 91 से लेके 96-7 तक जो पीरियड था प्रो वेस्टर्न पॉलिसी थी कंप्लीटली, कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ उनको जुड़ना, एक नॉर्मल कंट्री के रूप में बनना, एक वेस्टर्न कंट्री के रूप में अपने आप को देखना, ये सारी पॉलिसी थी। उसके बाद जो 98 से लेके जो 2007-8 तक जो है पीरियड, वो यूरेशियनिज्म का पॉलिसी होता है, जिसमें कि प्रीमाको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, और वो एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अब प्रो वेस्ट नहीं, हम चाइना से, इंडिया से, क्योंकि उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वेस्ट से तो कुछ आ नहीं रहा है, ना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना ही टेक्नोलॉजी आ रहा है, और ना ही लोग उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो पीरियड आता है लगभग 98 से लेके 2007-8 तक। उसके बाद का जो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि रशिया इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि जॉर्जिया में इंटरवेंशन होता है 2008-9 में, उसके बाद यूक्रेन में इंटरवेंशन होता है 2014 में फर्स्ट, और बाद में आपने देखा तो जो सेकंड फेज था यूरेशियनिज्म, कि अब वो बोलने अपने आप को बोलते हैं कि हम वेस्ट नहीं जाना चाहते हैं जैसा कि येल्सिन चाहते हैं, हम अपने आप को यूरेशियन कंट्री के रूप में आइडेंटिफाई करना है। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया नहीं है, यूरेशिया का मतलब वो टेरिटरी जो कि यूरोप और एशिया के बीच में हो और अपने आप को वेस्ट से अलग रूप से देखता हो, जहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने आप को एक तरह से रशियन एम्पायर से देखता है। स्लावोफाइल भी अब कई बार उसमें अपने आप को उस ढंग से देखते हैं, तो ये यूरेशियन कंसेप्ट आता है, अभी भी चल रहा है वहाँ पे, अपने आप को यूरेशियन कंट्री के रूप में देखते हैं। थर्ड जो फेज आता है उसको मैं बोलता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैंने अपने ही आर्टिकल से अपने बोल रहा हूँ, ये गूगल पे एक फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है, वो इंटरनेशनली पॉपुलर है, तो उसमें बोलते हैं क्रॉसिंग द रूबिकन। तो क्रॉसिंग द रूबिकन मतलब कि देखें कि रूबिकन जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कब होता है, जब जॉर्जिया में फर्स्ट टाइम रूसी आर्मी वहाँ पे इंटरवीन करती है, तो वो जब शुरू हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि यूक्रेन में होता है फर्स्ट 2014 में, फिर सीरिया में आपने देखा कि सीरिया में रशिया इंटरवीन करती है, उसके बाद रशिया फिर से सेकेंड यूक्रेन जो अभी आप देख रहे हैं वॉर जो हो रहा है वहाँ पे। तो ये 3 फेजेज हैं रशियन फॉरेन पॉलिसी। मगर अभी भी मैं जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि 91 से 2000 ये पूरे 10 साल रशिया झूलता रहा, मतलब वो वापसी की कोशिश कर रहा है कि हम फिर लौट आएँ, एक फेल्ड स्टेट हो गए हैं तो वापस लौट आएँ। इस दौरान मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि इंडस्ट्री के हिसाब से वो क्या कर रहे थे, क्या बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, क्या पॉलिसी बना रहे थे, इंटरनली क्या चल रहा है? देखो, वो अब सोवियत यूनियन का जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी डेवलप था। आप जानते हैं कि चाहे वो माइनिंग की शिपिंग है, माइनिंग है, शिपिंग, या फिर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे उनके, ऑयल इंडस्ट्री तो हमेशा डेवलप रहा है, आप जानते हैं, गैस का इंडस्ट्री काफ़ी, उस समय भी कोल्ड वॉर में भी वो उनके सप्लाईज पूरे यूरोप में हो रहे थे, तो ये सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड हैं। अब दिक्कत यह है कि इन सारे इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण का दौर चल रहा है, वहाँ पे उसको बेचने की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे लेने वाले नहीं है, दूसरे की, और लेके फिर चलाने के लिए पैसा चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं है उनके पास। तो वैसे में क्या हो रहा है कि इस ढंग से ओलिगार्क्स जो इमर्ज करते हैं वो फिर बैंक को मैनिपुलेट करके या फॉरेन बैंक को बुला के उससे लोन लेके फिर उससे चलाने की कोशिश करते हैं। संसाधनों पे कब्जा शुरू हो गया, तो सारे संसाधन को वहाँ पे निजी क्षेत्र में बेचा जा रहा है, और जो प्रॉफिट वाले थे उनको भी बेचा जा रहा है, जैसे यूकॉस गैस इत्यादि की जो कंपनी, रोजनेफ्ट जो तेल की कंपनी थी, तो इन सबको वहाँ पे बेचने की कोशिश हो रही है, और उनके पास चला नहीं पा रहे हैं। तो वैसे में फिर से ग्रेजुअली कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, तो फिर 97-98 के आसपास आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री फिर से इमर्ज करना ग्रेजुअली शुरू होता है, और तेल का दाम उस समय देख रहे हैं, इराक वॉर से आदि जो 2001 की बात कर रहा हूँ, उस समय जो शुरू होता है, फिर तेल का दाम बढ़ता है, तो तेल का दाम बढ़ता है, तो जो रूस ने लोन ले रखा था
और काफ़ी लंबे समय के लिए उसको 3 से 4 साल में रीपे कर देता है। IMF वर्ल्ड बैंक जिससे भी लोन लिया था तो उसको रीपे कर देता है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है पुतिन की उसमें 2000 से 2004 का जो पीरियड है उसमें। 90 में रूस के आर्थिक संकट को लेकर हिस्टोरियंस की दो राय हैं, बटे हुए लोग। कुछ मानते हैं कि वेस्टर्न शॉक थेरेपी जिम्मेदार है इसके लिए, अचानक से सब कुछ शुरू हो गया, समझ में किसी कुछ आया नहीं। जबकि कुछ ये कहते हैं कि असली समस्या सोवियत दौर से जो समस्याएं मिली थी, जो कमज़ोर संस्थाएं थी, ये सब था। रूस के अपने राजनीतिक फैसले जैसे लोन्स फॉर शेयर्स, ये सब ज़्यादा जिम्मेदार है। आपकी राय क्या है? देखिए वहाँ पे मेरे हिसाब से जो सबसे जो जिम्मेदार है उसका कारण है वहाँ पे एक कामिकाजी जो होता है कि जाके तुरंत जाके प्राइवेटाइज करना है, हमको 100 दिन में प्राइवेट, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपने देखा कि भारत में क्या हुआ, भारत में प्राइवेटाइजेशन का दौर वही दौर है कि भारत हालांकि मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो दोनों थे, तो लेकिन 99 आप जब स्टूडेंट हो गया, कम से कम मैं तो था उसमें स्टूडेंट, BA का था, तो 91 से 95 का जो पीरियड है उसमें आप देख रहे हैं कि LPG कंसेप्ट बहुत है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव इत्यादि जो उसमें करने की कोशिश कर रहे तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो कुछ शेयर्स को बेचा, 20% को बेचा, फिर 40% को बेचा, फिर 50%, और फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं किया कि आप यहाँ से सारे पैसे यहाँ से बाहर से लेके दूसरे में डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ग्रेजुअल कन्वर्जन हो रहा है कि पहले 20% कुछ को अलाउ किया, सर्टेन अमाउंट को किया, फिर ग्रेजुअली किया। इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेशन है कि सर्टेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम इन्वेस्ट दूसरे को नहीं करने देंगे। कंट्रोल्ड बदलाव है। नवरत्नाज हमने ग्रेजुअल किया, बिल्कुल, और ग्रेजुअल करने से क्या हुआ कि हमारी जो प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी चली, लेकिन प्राइवेटाइज तो इंडिया में भी हुआ, लेकिन हमारा मॉडल ग्रेजुअल था और बेटर था। वहाँ पे 100 दिन में शॉक थेरेपी हमें तुरंत 1 साल में सब कुछ करना है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस कारण से वहाँ पे काफ़ी क्योटिक हो गया था, और यही कारण है कि 1990s का दशक उनके लिए बहुत ही खतरनाक, और करप्शन भी बढ़ा इस दौर में बहुत ही ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं, सब कुछ करप्ट था, क्राइम बढ़ गया, लोग पॉलिसीज में घुस गए। पार्लियामेंट का बॉम्बिंग जब हो रहा है, पार्लियामेंट का बॉम्बिंग इसलिए हो रहा है ना कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ पे फिर से आ गए, या फिर से और आने वाले हैं। बॉम्बिंग येल्सिन करा रहे थे, येल्सिन करवा रहे थे, हाँ, उसका सरासर येल्सिन करवा रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे कूज, बहुत सारे कूज प्रयास भी होता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट जो उस समय थे वो फिर से कैप्चर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण से भी वहाँ पे तो एक तरह का सिविल वॉर भी चल रहा है, सिर्फ पॉलिसी नहीं बदल रही है, हाँ, मतलब लिमिटेड, बट ऊपर चल रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का भी लोगों का थोड़ा सा वहाँ पे डाउट करने लगे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो लोग वहाँ पे फाइट ये चल रहा है, कुछ कम्युनिस्ट हैं, हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं, और लीडर्स भी हैं, उनका भी अपना सपोर्ट है, और इधर नेशनलिस्ट है जो कि येल्सिन अपने आप को रिप्रेजेंट, पहले ही येल्सिन कम्युनिस्ट था, पुतिन भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के थे, पहले बता दो, लेकिन बाद में सडनली येल्सिन अपने आप को एक नेशनलिस्ट के रूप में, रशियन नेशनलिस्ट के रूप में, तो वहाँ पे वो टसल चल रहा है जी। और चूंकि रूस का अपनी आबादी जो थी वो अभी नेशनलिज्म को फेवर करने लगी थी, उनको लग रहा था कि हम पीछे भी छूट रहे हैं, तो इस कारण से येल्सिन को फेवर वो भी उसमें ज़्यादा कर रहे थे। सही। 96 में चेचन वॉर भी हो गया इसी दौरान, चेचन वॉर 2 होता है, 94-96 वाला एक पीरियड है जिसमें कि रूस की आर्मी हार जाती है, हाँ, वो जो आप बता रहे हैं, और हार जाती है उसका क्या कारण है, मिलिट्री को वहाँ पे सैलरी देने के पैसे नहीं है, जो आपके ये कार्ट्रिजेज चाहिए या जो म्यूनिशन चाहिए वो आपके पास नहीं है, और मोराल नहीं है, जब सैलरी नहीं है, फूड नहीं है, तो मोराल भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ से आ रहा है आर्मी के वो भी दूसरे को बेच दे रहे हैं, या तो करप्शन वहाँ पे भी है, तो इसलिए वो उस वार को हार गए थे। और कादिरोव जो अभी भी रूस जो चेचन के जो हेड हैं, उनके फादर उसमें वहाँ पे हेड थे, और वो उस युद्ध में उनको मारा गया है। अब आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो वो एक 94-96 का पीरियड है जिसमें, लेकिन उसके बाद 99 में जो बॉम्बिंग होता है उसमें पुतिन कैप्चर करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं पूरी चेचनिया को, और उसके बाद फिर दूसरे जो रिपब्लिक्स थे वो भी वहाँ पे इस ढंग का मूवमेंट फिर नहीं होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो सबको एक संदेश मिल गया कि मजबूत नेता आ गया। इस मजबूत नेता की थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो पुतिन की लाइफ पर थी, कई सारी हैं यूट्यूब पर, लोगों को देखनी चाहिए। 1991 में वो ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे, और ये कहा जाता है कि जब वो दीवार गिर रही थी तो ये एक तरह का ह्यूमिलेशन था USSR के लिए, और जिसे पुतिन भी सह रहे थे, बुरा लग रहा था उनको भी। जब 1991 में इतना सब चल रहा था तो वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस तरह पॉलिटिक्स में आए? एक थियरी ये भी है कि येल्सिन के बारे में है कि वो पुतिन को लाए, लेकिन कहा जाता है कि
पुतिन की कोई लोकप्रियता तो थी नहीं, तो थ्योरी ये है कि येल्सिन ने कुछ कहानियां गढ़ के पुतिन की छवि को आगे बढ़ाया। तो पुतिन की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बताइए, शुरुआत में क्या पुतिन हुआ? जो विक्टन का पीरियड था, 91 की पीरियड है, उससे पहले की बात करूं तो वो जर्मनी में, जो कि वहाँ पे खुफिया एजेंसी है रूस, उसमें सोवियत यूनियन की KGB जिसको बोला जाता है, बाद में FSB बोलते हैं उसको अभी रूस में। तो KGB के वो एजेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे। और उसके बाद जो उनका एंट्री होता है, और जिसको पुतिन खुद मानते हैं, एक सोबचक हैं जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर हैं, तो बोलते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है पुतिन को पॉलिटिक्स में लाने का, वो सोबचक है। पहले वहाँ पे एक एडवाइज़र के रूप में उसको रखते हैं। और रूस, देखिए, जब येल्सिन को जब लग रहा था कि येल्सिन जब जाएंगे, अब इलेक्शन बार बार तो इलेक्शन में नहीं आएंगे, उनका हेल्थ भी फैक्टर है, अल्कोहलिज्म फैक्टर है, और उनकी डिमेंशिया का फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद जब ट्रांजिशन की बात होती है, तो दो वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। एक फैमिलिया बोलते हैं, फैमिली मीन्स फैमिली जो है, तो उनकी अपनी डॉटर है येल्सिन का, कुछ लोगों का मानना है कि शायद डॉटर को प्रमोट करेंगे। और दूसरा होता है एक सिलोविकी, जो कि सिक्योरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं, FSB वाले, मिलिट्री वाले, ये से, तो उनकी भी अपनी एक लॉबी है, और लगता है कि वो किसी ना किसी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसमें होता यह है कि येल्सिन अपने समय में ही उन्होंने ऐसे आदमी को लाने की कोशिश की जो कि स्ट्रॉन्ग है, डिटरमिन्ड है, सिक्योरिटी की अच्छी समझ है, और फैमिली पे कभी भी वो आँच नहीं आने देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। और आपने देखा कि येल्सिन में बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे, जिस ढंग का ट्रांजिशन हुआ, बॉम्बिंग आप करवा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये इशू रशिया में इंटरनली रेज नहीं किया गया कि येल्सिन ने ऐसा क्यों किया, या उन पे या उनकी फैमिली पे कभी भी इस ढंग का सिक्योरिटी एलिगेशंस या इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस कारण से पुतिन वहाँ पे आते हैं, और उसकी उन पॉपुलैरिटी जो बढ़ती है, उसका दो कारण बताया। एक तो चेचनिया वॉर में जिस ढंग से चेचनिया में उन्होंने कैप्चर करके फिर स्टेबलाइज किया सिचुएशन को, और दूसरा कि इकोनॉमी, जो रूस की इकोनॉमी थी, लोन रीपे कर देना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, और एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ग्रेजुअली जिस ढंग से दिया, तो उससे काफ़ी पॉपुलर। इतना आसान हो गया था उनके लिए कि येल्सिन बस चाहते थे और पुतिन राष्ट्रपति बन गए 2000 में। रशिया में ऐसे ही ट्रांजिशन होता है। आपने रशिया का प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, लेकिन सर ये वो रशिया है जो आप खुद बता रहे हैं, जिसमें केओस मचा हुआ है, जिसमें अब बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, जिसमें अब वेस्ट का भी दखल है, ओलिगार्क्स भी हैं, और बहुत छोटे छोटे गुट भी होंगे जो प्रेशर बना रहे होंगे, चाहे लोकतांत्रिक हों, गैर लोकतांत्रिक हों। ऐसे में येल्सिन जैसे राष्ट्रपति का, जो वैसे भी बहुत कमज़ोर था, उसकी इतनी चली कि उसने जिसे चाहा उसे बना दिया प्रेसिडेंट। अगर देखिए वहाँ पे रूस में अगर समझना है तो आपको एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहाँ पे आपको उनके, जिसे येल्सिन ने खुद ही क्रिएट किया था, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होगा, उनको अथाह पावर है। हाँ। और उसके बाद वो दूसरा ग्रुप उसको सपोर्ट कर, दो ग्रुप हैं जो कि और क्वेश्चन कर सकते थे। एक है बिजनेस ग्रुप, तो येल्सिन के खुद के बिजनेस वाले सारे लॉबी हैं, वो ऐसे आदमी को चाहते हैं जो कि उसमें बहुत सारे ओलिगार्क आना चाहते थे, ओलिगार्क्स, लेकिन वहाँ पे ओलिगार्क्स को नहीं लाया जा रहा है क्योंकि लोगों में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है, छवि खराब है। लेकिन KGB और सिक्योरिटी का एक्सेप्टेंस लोगों में है, आर्मी का एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पे वो पुतिन को लाते हैं। और सच्चाई तो यह है कि पुतिन अननोन फिगर थे उसमें तक, कोई जानता नहीं था। और यह भी था कि उसमें तो यह भी सोचा जाता कि पुतिन 4 साल बाद शायद जब इलेक्शन होगा, उसमें पहले 4 साल में चेंज होता था, बाद में 6 से 5 साल 6 साल हो जाता है, तो शायद उसके बाद बदल भी जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली देखते हैं कि वहाँ 2 टर्म्स का लिमिट भी था कि 2 टर्म के बाद आप नहीं रह सकते। जिसके बाद पुतिन हटे भी बीच में, 2008 से 9 के बीच आपने देखा कि दिमित्री मेदवेदेव उसमें आते हैं 4 साल के लिए। उसके बाद हालांकि उसमें भी सत्ता सही मायनों में बोला जाए तो पुतिन के पास ही होता है, तो पुतिन उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन का प्रक्रिया है, इस जो 2 लॉबी, चूँकि बिजनेस लॉबी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा हो, और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो है, दोनों सपोर्ट कर रहे थे, और वो येल्सिन के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अब उनके अपने इंटरेस्ट थे। तो इसलिए वो उस पर उन पर क्वेश्चन नहीं किया गया, और बाद में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो जीतते हैं इत्यादि, ये सब होता है। आपने ये तो कहा कि 2 बड़े फैक्टर थे पुतिन के बड़े बनने में, लेकिन मैं जिन डॉक्यूमेंट्रीज की और चीज़ों की बात कर रहा था, वहाँ एक आरोप भी है। रूस के एक शहर में अपार्टमेंट बॉम्बिंग हुई और एक बड़ा ट्रिगर था, और पुतिन की अप्रूवल रेटिंग कुछ ही महीनों में 2 से 45% हो गई। उसमें पुतिन एक हीरो के तौर पर दिखे, बड़ा कैमरों के सामने दिखते थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसके पीछे खुद पुतिन थे, क्योंकि वो किसी तरह से लोकप्रियता चाहते थे, वो किसी तरह से चाहते थे कि वो दिखाई देने लगे लोगों को।
तो इस तरह के आरोप भी पुतिन पर लगे हैं। ये कॉन्स्पिरेसीज हैं या इनमें कुछ दम रहा है, क्या हल था? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पश्चिमी जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसका हिस्सा है। ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कुछ इस ढंग के स्टेप्स लेते हैं जिससे पॉपुलैरिटी बढ़े, पुतिन हमेशा एक लीडर के रूप में दिखाया जाए, एक मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में वो तो प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बॉम्बिंग की बात है उसमें वो जो पश्चिमी देश हैं रशिया को डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, खासकर पुतिन के अंदर वो एक ईवल एम्पायर, एक डेमन के रूप में प्रोजेक्ट करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बॉम्बिंग हो, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी तो इसलिए बढ़ती है कि कई सारे जो वहाँ पे बॉम्बिंग होता है या वहाँ पे जो एक थिएटर में जो टेररिस्ट अटैक इत्यादि होता है तो उसमें जिस ढंग से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और सारे टेररिस्ट को मरवाते हैं, उसमें भले ही उनकी आम जनता भी उस प्रोसेस में काफ़ी लोग की जान जाती है, वो वहाँ पे निगोशिएट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे गैस करके एक जो स्लीपिंग वाला गैस है उसको रिलीज़ करके फिर उसके बाद टेररिस्ट को पकड़ के उसको मरवा, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती है। वो एक हार्डकोर मिलिट्री पर्सनल है, ही इज़ ए हार्डकोर थिंकर, और उनको मुझे लगता है कि ही इज़ ए वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, और उनको ये चिंता नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको अपनी जनता को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में होता है। उनको पता है कि ये पॉलिसीज होंगे तो इसके आउटकम होंगे, और फ्री इलेक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे उस ढंग से पहले तो लग रहा था कि 2004-05 में होगा, लेकिन बाद में 2008 के बाद तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है फ्री इलेक्शन का कंसेप्ट। इलेक्शंस होते हैं, हाँ, टाइमली होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो आपको चाहिए, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन कम मजबूत हो, जब सिविल सोसाइटी होगा, आपके जैसे जर्नलिस्ट सवाल पूछेंगे, वो सब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मुश्किल है किसी ऑपोजिशन लीडर का उतना पॉपुलर होना। फिर जैसे, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑपोजिशन लीडर वहाँ पे जो आने की कोशिश करते हैं वो पश्चिमी देशों के सपोर्ट से आने की कोशिश करते हैं, और उससे उनकी लेजिटिमेसी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और वो उनको बताया जाता है कि वो, जैसे भारत में भी डिबेट है, ये सोरोस का आदमी है, ये वेस्टर्न फंडेड है, ये अमेरिका फंडेड है। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो वहाँ पे इमर्ज नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो कई हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर इमर्ज करने के लिए फ्री मीडिया, फ्री सोसाइटी, फ्री जुडिशरी चाहिए। इन सारे पे स्टेट का वहाँ पे कंट्रोल होता है, तो इसलिए वो इमर्ज करना मुश्किल है। पुतिन के परिवार के बारे में, उनका परिवार कौन है, कहाँ है, क्या संपत्ति, कहाँ रहते हैं? ये आप तो रशिया कई बार गए होंगे? कई बार गया हूँ मैं, तो रशिया में पढ़ाई भी किया हूँ, पढ़ाया भी हूँ कुछ दिन, ये भी बता दूँ। तो लेकिन मैं जब क्रेमलिन जाता हूँ और अपने मित्रों से जो कि वहाँ पे फैकल्टी हैं या जो, उनसे पूछता हूँ कि क्या पुतिन यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप भारत में है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं, और सच में रहते हैं। वहाँ पे वो क्रेमलिन एक है, वो प्रेसिडेंट्स का हाउस है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं वो किसी को पता नहीं होता। और खासकर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ड्रोन वहाँ पे चल रहा हो, वो सवाल भी आप नहीं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा पूछ सकते। ड्रोन तो अब चले 1-2 साल में। और जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है तो देखिए बहुत ही मिस्टीरियस होता है। उनकी डॉटर है, ये पता है, उनकी वाइफ थी, ये भी पता है, सेपरेशन हो गया, यह भी न्यूज़ चलता है। कई बार यह भी न्यूज़ चलता है कि पुतिन के एक हमशक्ल भी है ये भी चलता है कि पुतिन खुद बीमार हैं। लेकिन फिर ये समझ में आता है कि जिस तरह से वो पब्लिक में आते हैं कि एकदम हीमैन टाइप और घोड़े पे सवार है ना, और वो जूडो भी कर रहे हैं, तो ये भी समझ में आता है कि वो एक तरह से दिखाना चाहते हैं, पीआर है कि नहीं मैं मजबूत हूँ। कुछ दिन आपने यह भी देखा हो कि एक न्यूज़ चला था कि पुतिन कहीं पे गए थे मीटिंग में किसी दूसरे देश में, तो टॉयलेट भी उनका साथ में गया, साथ जा रहे हैं तो ताकि, तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही कंट्रोल सोसाइटी है। उसको भारत की तरह से आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, और इसलिए उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं रहती है। ये है कि इनकी शादी हुई थी, ये थी पुतिना, उनकी वाइफ थी, डॉटर है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानकारी नहीं होती है। और कई बार बहुत सारी चीज़ र्यूमर भी होते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन से कई बार उनको बताया जाता है कि ये इनके साथ अभी रहती हैं या इनके साथ इसका अफेयर है। ये भी कई बार बताया जाता है कि पुतिन का इन्वेस्टमेंट दूसरे कैरिबियन देश या दूसरे देश में, इसको कभी भी मतलब वेरीफाई नहीं कर पाया कोई भी। वेरीफाई वेस्टर्न जर्नलिस्ट तो बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं, लेकिन बाकी लोग मतलब न्यूट्रली अगर देखेंगे तो उसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और पुतिन को बाहर इन्वेस्ट, इतना पॉपुलर, इतना सपोर्ट सिस्टम है कि सर, क्या सरकार की पॉलिसी पर कोई भी आलोचना नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर? नहीं, आपस में देखेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट में थोड़ी सी ओपननेस है, लेकिन वो पुतिन को अटैक नहीं करके पॉलिसीज को अटैक करें कि जैसे कि पेंशन की पॉलिसी बेहतर कैसे हो सकती है, हाउसिंग की पॉलिसी करते हैं, बात करते हैं, वो बात करते हैं। वहाँ पर यूट्यूब जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर वैकल्पिक मीडिया की कोशिश हो रही हो। अभी तो देखिए वहाँ पे व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक बंद है। जी। अभी जब से उस जैसा कुछ है। लेकिन पहले था,
ये सारी चीज़ पहले फंक्शनल थे। अभी भी लोग VPN दूसरे माध्यम से एक्सेस करते हैं। लेकिन यूट्यूब वहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ तक कि उसके जो रूस के का जो चैनल RT, जो कि दिल्ली में उसका ऑफिस है, RT का जो न्यूज़ में कभी मुझे बुलाते हैं तो वो यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं है। तो वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, और यूट्यूब पे लेकिन दूसरे माध्यम से आप डालना चाहें, दूसरा कोई, मैं जैसे इंडिविजुअली एक्स पे डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ सर्टन क्लिप्स, लेकिन वो उन यूट्यूब बैन है वहाँ पे, गूगल बैन है, और तो फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप बैन है। नहीं, तो क्या लोकतंत्र के तौर पर रूस थोड़ा खुलता जा रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से देखिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी वहाँ पे, वो जो इमर्ज हो रही थी वो अभी रुक गया है। और उसका कारण है कि वॉर में जानते हैं कि कोई भी जो पॉलिसी होता है और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाता है, इमरजेंसी पावर स्टेट के हो जाते हैं, इमरजेंसी पावर एक्शंस लिए जाते हैं। तो वैसे जैसे कि अभी कितने सोल्जर्स के वहाँ पे कैजुअलिटी हुए हैं, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं देती और किसी को ठीक से पता भी नहीं है। पश्चिमी मीडिया का देखेंगे, वो 3 से 5 लाख डिक्लेयर करते हैं। अब उसको वेरीफाई करना मुश्किल है कि एक्चुअल डेथ्स कितने हुए हैं। आप पिछली बार कब गए थे सर? मुझे लगता है मैं 2 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग गया था, दैट वाज द लास्ट। तब तो खैर यूक्रेन वॉर को लेकर चर्चा हुई। यूक्रेन तो चल ही रहा था उसमें। और तो अंदर खाने जैसे आप बात करते होंगे, अलग से भी ऐसे कुछ मित्र भी होंगे ऑन रिकॉर्ड, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। तो जिस तरह यूक्रेन में बहुत साफ दिखाई देता है युद्ध का असर, बहुत सारे व्लॉगर्स जाते हैं वहाँ पर, वो देखते हैं कि सड़कों पर मर्द बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, लोग खाने पीने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सड़कों पर लोग कम हैं और डर बना हुआ है कि कब क्या हो जाए। ये भी अपनी जगह बात ठीक है कि ज़्यादातर सिविलियंस इलाकों को रशिया ने अटैक नहीं किया है, मगर फिर भी एक डर तो है ही। बिल्कुल। तो क्या रूस में भी आपने वो माहौल महसूस किया? 2 बातें हैं। जब मैं गया था तो उस समय कम से कम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग पे उस ढंग के ड्रोन अटैक नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे लाइफ नॉर्मल था। लेकिन जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ पे नॉर्मल लोग परेशान होंगे तभी पुतिन पे प्रेशर बनेगा, इस कारण से उन्होंने क्या किया कि अभी ड्रोन्स अटैक मॉस्को में भी और सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों जगहों पे और बाकी शहरों पे भी, रिफाइनरीज इत्यादि पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अभी वाइल्ड बेरीज करके रूस का अमेजोन जिसको बोलते हैं, तो उस ढंग की कंपनी जो सप्लाई की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी, तो उस पर काफ़ी अटैक शुरू कर दिया। तो लोगों को डर तो अभी है कि उनके अपार्टमेंट पे या कभी वो जा रहे हैं तो उनकी गाड़ियों पे इस ढंग के अटैक हो सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि अभी भी नॉर्मलसी है, कम से कम मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में बाकी सब एक्टिविटी चल रहा है, लेकिन भय का माहौल भी है, इसमें कोई शक नहीं। 1990 के कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पश्चिमी अधिकारियों ने, नेताओं ने, इनफॉर्मली ही सही, लेकिन गोर्बाचेव को ये एश्योरेंस दिया था कि नेटो अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नेटो प्राइमरीली तो इसीलिए बन रहा था कि उन्हें एक USSR का ख़तरा था, और जब USSR ही विघटन पर हो गया तो फिर नेटो को बंद होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे देश उससे जुड़ते चले गए, पोलैंड भी था उसमें, और अब तो यूक्रेन की बात हो ही रही थी, बाल्टिक स्टेट्स भी हैं। तो क्या वाकई पश्चिम ने अपना वो वादा USSR या आप कहें रूस से तोड़ दिया जो उसने किया था, और पुतिन की जो शिकायत है कि पश्चिम ने हमें धोखा दिया, उसमें कोई वजन है? पुतिन बिल्कुल सच बोल रहे हैं इसमें तो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस वेस्ट से था, जो गोर्बाचोव की पॉलिसी थी, उन्होंने अपने आप को एक वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, नेशनलिटी पॉलिसी को उन्होंने प्रमोट होने दिया, और पश्चिमी एक नॉर्मल वेस्ट कंट्री के रूप में जो ह्यूमन राइट्स के इशू, या जो IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में सोवियत यूनियन नहीं था, आपको पता ही होगा। उसके बाद मेंबरशिप 90 के बाद ये सारे मिलते हैं। हाँ, तो WTO का मेंबरशिप इत्यादि, तो उसके बाद भी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वहाँ पे टेक्नोलॉजी आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, या कम से कम नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। और स्लोवाकिया में बॉम्बिंग, सर्बिया में जो बॉम्बिंग होता है 1990s में, तो उससे लगा कि ये तो बोल रहे हैं कि हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, और धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ को अपने में ले भी रहे हैं और बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, और सब पॉपुलेशन वही स्लाविक पॉपुलेशन है। तो उसके बाद एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है, जो पश्चिमी देशों पर भरोसा है वो ख़त्म होता है। और नेटो एक्सपेंशन में बताऊँ, जो युद्ध अभी हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण नेटो एक्सपेंशन है। आप एक ऐसा सोचिए कि पाकिस्तान अगर नेटो का मेंबर बन जाए तो भारत में परेशानी नहीं बढ़ेगी। बांग्लादेश अगर बन जाए, या चीन का। लेकिन सर 2004 में जब बाल्टिक देश बने थे नेटो के मेंबर, तब वैसे एग्रेशन नहीं दिखाया था रूस ने। देखिए, जो नेटो का जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का, एक बिग बैंग एक्सपेंशन होता है, जिसको 2004 की बात बोलते हैं। उसमें ईस्टर्न स्लोवाकिया, रोमानिया, बहुत सारे देश, फिर बाल्टिक के देश इत्यादि, ये सारे देश उसमें शामिल होते हैं। आपको नेटो एक्सपेंशन क्यों करना है?
रशिया तो इतनी शक्तिशाली देश नहीं, नहीं पर है, तब नाराज क्यों नहीं हुए थे पुतिन? क्योंकि उसमें क्षमता नहीं थी रूस में। अच्छा, हाँ, देखिए 2004 में नहीं थी, आप ये कह 2000 रहे में हैं। क्षमता नहीं थी। ओके, वो देखिए जो डिपार्चर शुरू होता है, जो मैंने बताया था पहले फेज में, डिपार्चर जो शुरू होता है 2007 में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सारे यूरोप के देश हैं, उसमें रशिया भी यूरोप का देश के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं पुतिन पहली बार सीधा कि रशिया की सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा अमेरिका जिम्मेदार है। इससे पहले अमेरिका के अगेंस्ट में स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। आपको तो पता है कि अफगानिस्तान और इराक में वो अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट गए सपोर्ट, और अपने जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उसके माध्यम से जो उनके जो फ्लाइट्स आ रहे हैं या जो गुड्स ट्रांजिट हो रहे हैं रोड से, उसको अलाउ कर रहे हैं। वो वहाँ पे बेसिस बनाने दे रहे हैं उज्बेकिस्तान इत्यादि में, अफगान। लेकिन उसके बाद उनके रिटर्न में क्या मिलता है? उनके रिटर्न में मिलता है NATO एक्सपेंशन। तो NATO एक्सपेंशन, तो वैसे में उनको लगता है कि इसके साथ रूस के साथ धोखा हो रहा है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि वेस्ट की पॉलिसी नहीं है कि रूस को एक नॉर्मल वेस्टर्न कंट्रीज के रूप में एंगेज किया जाए। उनकी पॉलिसी है इसको कंटेन करना और रूस को एक तरह से सबऑर्डिनेट बनाना। तो उन्होंने 2007 से फिर खुलकर कहना शुरू कर दिया जी, जो उन्हें कहना था। अब तो उससे पहले वो ताकतवर भी नहीं थे। उसके बाद तो अटैक ही करना शुरू कर दिया ना। जॉर्जिया में मिलिट्री फर्स्ट टाइम उन्होंने भेज दिया 2008-9 में, और मिलिट्री भेज दिया तो जॉर्जिया को ये लोग एक तरह से यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप बनाना चाहते थे। बाल्टिक को तो पहले ही बना चुके थे। बाल्टिक मतलब इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 देश हैं। जो बचा था वो यूक्रेन, बेलारूस और कॉकेशिया के देश थे। और चूंकि ये यूरोप से नज़दीक के देश हैं, तो उसमें जॉर्जिया है, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये कॉकेशिया वाला है, और यूक्रेन और बेलारूस ये बचे हुए थे उस क्षेत्र में। बाकी उसके बाद सेंट्रल एशिया बचते हैं। तो इन सारे देशों को वो पहले ईस्टर्न पार्टनरशिप के रूप में यूरोपियन यूनियन में लाना चाहते थे, फिर कुछ को नेटो में बनाना चाहते थे। दिक्कत यह हुई, और जिसको कि रूस समझ गया कि जॉर्जिया में भी वो उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि उसको नेटो बनाएंगे या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिला, कुछ नहीं मिला। तो वैसे अभी जॉर्जिया में क्या हुआ, प्रो रशियन गवर्नमेंट आ गई है, मैं बता दूं। खुल के साथ और जो 2014 में जो इंटरवेंशन होता है यूक्रेन में, क्राइमिया में, यूक्रेन में रशिया का, तो उसमें भी सबसे प्रमुख कारण था वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था यानुकोविच, उसको वहाँ पे वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश। और इसका प्रूफ है कि वहाँ पे रेजिम चेंज करवाने को, कलर रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको, उस नाम से एक तरह से रेजिम चेंज की कोशिश कर रहे हैं सारे देशों में, पोस्ट सोवियत स्टेट में। तो इस कारण से वो नाराज हो जाते हैं। क्रीमिया में क्या हुआ सर? क्राइमिया को चूंकि देखिए, क्राइमिया जो था हमें पहले रूस का पार्ट था। 1950s में वो क्रुश्चेव ने उसको, चूंकि सोवियत यूनियन एक ही कंट्री थी और उसमें कोई जानता नहीं था कि सोवियत यूनियन का विघटन कभी हो सकता है, तो उन्होंने यूक्रेन को दे दिया था रूस की अपनी टेरिटरी, यूक्रेन के जो राज्य है स्टेट रिपब्लिक, उसका पार्ट बना दिया था। तो इनको हमेशा लगता, और क्राइमिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पे उनका न्यूक्लियर फ्लीट है। यूक्रेन ने एग्रीमेंट भी किया था कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कि वहाँ पे जब तक चाहेगा रूस की न्यूक्लियर फ्लीट वहाँ पे रहेगी। लेकिन बाद में जब यूक्रेन के साथ जब झगड़े हो लगे तो उनको लगा कि तो क्राइमिया चला जाएगा तो न्यूक्लियर फ्लीट और उसका ब्लैक सी का जो ट्रेड का इलाका है वो पूरे खतरे में चला आ जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने क्राइमिया में सबसे पहले इंटरवीन किया, क्योंकि क्राइमिया पहले हिस्टोरिकली रशिया का पार्ट। और तो फिर वो क्राइमिया भी जीत लिया, अब यूक्रेन का डोनबास है वो भी अपने में ले ही लिया है जी। आपको, अब मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि पुतिन की पॉलिसी इस मामले में क्या है? क्या वो इसी तरह एक्सपेंशन और करने वाले हैं और जगह पर भी जाएंगे इसके बाद? मुझे लगता है कि उनके जो एडवाइज़र हैं, या खासकर मिलिट्री एडवाइज़र, उसने मिसकैलकुलेट किया है। वो वहाँ पे नहीं जानते थे कि इस ढंग से वो फंस जाएंगे। इतना लंबा लड़ेगा क्यों? देखिए, रूस की भी बेइज्जती हुई है अभी। रूस की इतनी बड़ी शक्ति है, आप यूक्रेन की अपनी मिलिट्री नहीं है और वहाँ पे भी आप जीत नहीं पा रहे हैं। और जीतने का नहीं कारण है कि सबसे प्रमुख पूरे पश्चिमी के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कैलकुलेशन तो आपको होना चाहिए ना। जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स जो हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, FSB इतनी मजबूत है, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने इसको अंडरस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा कि कीव का घेराव करेंगे, जेलेंस्की भाग जाएंगे, वहाँ पे रेजिम चेंज करेंगे, अपना एक पपेट रेजिम बिठाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अभी वो रूस भी वहाँ पे फंस गया। मुझे एक चीज़ समझाइए नितिन, कि इस कितना पॉपुलेशन आपने अभी मिला है अपने में, रूस जो कि स्लाविक पॉपुलेशन है, रशियन पॉपुलेशन है, दोनबास, दनियस की तारीफ 90% रशियन है वहाँ पे। तो कितने लोग, लगभग 40 लाख पॉपुलेशन है ना, केवल 40 लाख है। और कितनी आर्मी आपने वहाँ पे खोई है, आर्मी की संख्या क्या है? ये तो अभी बता ही रहे थे आपकी वेस्ट का कहना, तो हाँ, वेस्ट की अगर मैं इसकी नैरेटिव नहीं मान लो, वेस्ट का नहीं भी एस्टिमेट बोला जाता है कि 2 से 2.5 लाख का आंकड़ा है। और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। तो मान लीजिए अगर 40 लाख को मिलाने के लिए 10 लाख अगर मान लीजिए या 7 लाख ही इंजर्ड हो गए,
तो ये कैसी पॉलिसी है और इस पे सवाल क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्योंकि अभी इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रजातंत्र क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रजातंत्र होता है तो आप इस ढंग की पॉलिसी पे सवाल उठा सकते हैं। मोदी जी को हम बोल सकते हैं कि आप इस ढंग की पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर में आप फुल स्केल वॉर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक तैयारी आपकी बहुत सारी फैमिलीज हैं या रूस फिर में जो प्रभावित हो रही चाइना होंगी। वॉर में भी इंडिया चाइना वॉर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तरह से डेमोक्रेसी में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इज इट वर्थ इट? क्या हमें लड़ना चाहिए? कितना नुकसान होगा? इसको सवाल करने वाले वहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो उस ढंग का सिस्टम, ऑथोरिटेरियन सिस्टम होता है वहाँ पे। क्योंकि पुतिन की बात कर रहे हैं भारत में बैठकर, तो मुझे लगा ये पूछ ही लूँ आपसे, पुतिन और भारत की दोस्ती कब से शुरू हुई? और अभी तो आंकड़ा जो जुलाई का आ रहा था वो ये था कि हम जितना टोटल तेल हमने ख़रीदा है, इतने सैंक्शंस की बात हुई हैं, अभी तो यूएस में पास हो ही गया बिल, उसके बावजूद हमने जुलाई 2026 में टोटल अगर 47 करोड़ बैरल्स खरीदे हैं तो आधे से ज़्यादा रूस से खरीद रहे हैं। तो ये तो व्यापार की गतिविधियां तो बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन जितना हमारी याद में है तो पुतिन को हमने बहुत प्रो इंडिया देखा है और इंडियंस को बहुत प्रो पुतिन देखा है। ये कब से शुरू हुआ? देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुडविल है भारत और रूस के बीच में। रूसी भारत को प्यार करते हैं, मैं बताऊं, और भारतीय भी, मैं देखा हूँ कि भारतीय भी कुछ अगर प्रो अमेरिकन जो एलीट हैं भारत को, उनको हटा दें तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है मिलिट्री में भी, सिविलियन में भी, वो प्रो रशा है। और यहाँ भी लगता है कि जिस ढंग से रूस ने हमको कश्मीर में मदद की, उस ढंग से भारत को भी रूस की मदद करना चाहिए। और इसलिए मैं बता दूं कि भारत की सरकार ने कभी भी रूस के एक्शन को कंडेम नहीं किया आज तक ऑफिशियली, कोई सरकार ने नहीं किया। अमेरिकन प्रेशर के बावजूद जब पुतिन को बुलाने की बात थी यहाँ पे, वो जो G20 इसमें हमेशा हमने बुलाया, हमने कभी उनको ये नहीं किया। उसके बाद पुतिन आए भी बाद में बायलैटरल मीटिंग के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुडविल है। इसका हिस्ट्री सोवियत यूनियन से जाता है, उससे पहले भी है, लेकिन सोवियत यूनियन प्राइमरी है। सोवियत यूनियन ने जिस ढंग से भारत को इंडस्ट्री में सपोर्ट किया, कश्मीर के इशू पे, जिसमें कश्मीर अगर सोवियत यूनियन नहीं सपोर्ट करता तो दूसरा कोई भी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको कश्मीर अलग हो सकता था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरवेंशन हो सकता था। तो उसमें जिस ढंग से सपोर्ट किया, 1971 में बांग्लादेश के इशू पे आपने किसने सपोर्ट किया? आपको सोवियत यूनियन सपोर्ट किया। ट्रीटी थी, ट्रीटी, हाँ, क्योंकि आपका अमेरिका वहाँ पे बोल रहा है कोई न्यूक्लियर फ्लीट भेजेगा, 6th फ्लीट और 7th फ्लीट की बात होती है, तो व्लादिवोस्टोक से रसिया सबमरीन भेजता है। तो ये सारे जो 1971 में उसने सपोर्ट किया। और उसके बाद भी जो स्पेस का टेक्नोलॉजी है या फिर दूसरे जो केमिकल्स इत्यादि में, और अभी का जो बात बताऊं, अभी का जो ट्रेड है वो खासकर तेल का ट्रेड है, क्रूड ऑयल जो हम वहाँ से मंगा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल लगभग जो पिछला फिगर है वो 65 बिलियन के आसपास है, ट्रेड हो रहा है, जिसमें कि 60 बिलियन केवल तेल का ट्रेड है, और तेल और कुछ केमिकल्स होंगे उसमें। तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं, हम वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि जिस ढंग से सैंक्शन लगाए, फिर ईरान में जिस ढंग से इंटरवेंशन इत्यादि हुआ, तो उस पर रूस का हमारा डिपेंडेंस बढ़ा, और रूस भी चाहता है कि हमें इंडिया का जो मार्केट है वो मिले। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुडविल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ये है, और अभी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे संबंध होने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि अभी एक बिल पास हुआ अमेरिका में कि अमेरिका बोल रहा है कि 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने रूस से तेल मंगाया। अब बताइए कि आप वेनेजुएला से नहीं ले सकते, वेनेजुएला में आपने कैप्चर कर लिया, ईरान पे कर लिया, सऊदी अरब, जॉर्डन इत्यादि आपके देश हैं सब, तो हम तेल कहाँ से मंगाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो अमेरिकन पॉलिसी है उसको भारत को भी लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादती हो रही है, और हमें रूस के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। और रूस ने जो कमिटमेंट था S-400 देने का, या जो दूसरी टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री है इत्यादि, वो बरकरार है। तो ये सारे कारण हैं कि हमारे संबंध काफ़ी अच्छे। आखिरी 2 सवाल। एक तो ये कि रूस और चीन के रिश्ते में धीरे धीरे ये लगने लगा है, पहले से ही चर्चा हालांकि है, डिबेट्स हैं बहुत सारी, कि अब रूस ने मान लिया है कि वो चीन का छोटा भाई है। जिस तरह के चाहे आर्थिक रिश्ते हों, हालांकि दोनों ने ये कहा है कि हम किसी भी हद तक जाकर, किसी भी सीमा पर जाकर एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तो अब ये लगने लगा है लेकिन कि रूस थोड़ा सा दबाव में रहता है, चीन का अपर हैंड है। ये इंडिया के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है? एक तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे। देखिए, ये अगर केवल ये देखें कि रूस और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं यह बता दूं, इसमें जो एक वेरिएबल है जो कि इसको बैलेंस करता है, बैलेंसिंग चल रहा है वहाँ पे, भारत के संबंध भी रूस से काफ़ी अच्छे हैं। और जब भारत और चीन के झगड़े होते हैं तो उसमें रूस साइड नहीं लेता, वो न्यूट्रल रहता है। और यह सच है कि अभी एक तरह से एसिमेट्री हो गया दोनों देशों के इसमें।
जो उसकी रूस की इकनॉमी 2 से 3 ट्रिलियन की इकनॉमी है, जो अभी चाइना की इकनॉमी है लगभग 20 ट्रिलियन की इकनॉमी है, तो काफ़ी उसमें ये है। लेकिन रूस का जो माइंडसेट है मैं बताऊं, वो सबॉर्डिनेशन वाला नहीं है। वो अगर अमेरिका का सेकंड पावर के रूप में, एक सेकंड फिडल के रूप में, या एक छोटा भाई के रूप में बिहेव करने के लिए तैयार नहीं है, वेस्ट का बिहेव करने के लिए तैयार नहीं है, तो चीन का भी सेकंड पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है। जब इसको लगेगा कि चीन रूस के साथ ज्यादती कर रहा है, तो रूस क्या करेगा मैं बताऊं, भारत के साथ अच्छे संबंध और बनाएगा, और पश्चिमी देशों से भी वो अपने संबंध अच्छे बना सकता है, क्योंकि ट्रंप जैसे लीडर के साथ उनका अपना एक संबंध भी है, मैं बताऊं बहुत खराब है नहीं अभी हाँ, भी। बहुत खराब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस और चीन का जो दोस्ती है वो भारत के विरोध में नहीं है, तो इसलिए वो हमें इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक। और फिर रूस ये भी बोलता है कि हमारे संबंध अमेरिका के नहीं है, तो हम इंडिया का संबंध अमेरिका से बहुत अच्छा है, तो इसलिए एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है वहाँ पे। और तो इसलिए वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं। मेरा आखिरी सवाल, पुतिन के बाद कौन? पुतिन के बाद कौन का सवाल इसलिए क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान की तरह या अमेरिका की तरह तो दिखता नहीं है, कुछ पता चलता नहीं है। तो आपको कभी कुछ आइडिया लगा हो अगर तो वो बताइए। साथ ही ये भी कि क्या रशिया एक डिक्लाइनिंग पावर है? क्योंकि हम एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या एक ऐसा साम्राज्य है जो गिरा 91 में और अब थोड़ा संभला ज़रूर है, लेकिन वो दरअसल धीरे 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 भरभरा तो रहा है? देखिए, रूस में अभी जो जिस ढंग से युद्ध हुआ है, तो उसने रूस की इकोनॉमी को निश्चित रूप से काफ़ी पीछे ढकेल दिया। हालांकि उनका ग्रोथ रेट 2.5-3% चला वॉर इकोनॉमी के कारण, लेकिन इस साल की बात करूं तो अभी ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, हो सकता है 1 हो या उससे भी नीचे। तो एक तो वॉर ने उसको पीछे ढकेला, इसमें कोई शक नहीं, और पश्चिमी देशों से इनका ट्रेड बंद है, पूरा सैंक्शन इकोनॉमी है, तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट जो पहले आते थे उस ढंग से नहीं आ रहा है। लेकिन क्या रूस फ्यूचर में भी डिक्लाइन करता रहेगा? नहीं, क्योंकि रूस में मैसिव रिसोर्सेस हैं, और उसके बाद ऐसे रिसोर्स हैं जिसको तुरंत बेचा जा सकता है, जो लिक्विड गोल्ड, तेल को जिसको बोलते हैं, गैस को बोलते हैं, तो ये सारे हैं। उसके पास केमिकल्स के हैं, उसके बाद यही नहीं, सारे बाकी रिसोर्सेस भी हैं। उनके पास क्या नहीं है? मैन पावर, उनके पास स्किल लेबर नहीं है। तो भारत से भी अब लेबर लेना जैसे शुरू, तो उन्होंने अगर अपनी इकोनॉमी को ढंग से मैनेज किया तो उनके पास डिक्लाइन तो नहीं। और फिर मिलिट्रली मैं बताऊं, मिलिट्रली यूरेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पावर वो बना रहेगा कम से कम अगले 10 से 15 वर्षों तक। लेकिन डिक्लाइन अगर नहीं भी हो रहा है, दिक्कत यह है कि दूसरे देशों का उदय हो रहा है, और उसमें वो compete नहीं कर पाएंगे, जैसे कि भारत का उदय हो रहा है। और अगले 15 से 20 वर्षों में भारत का जिस ढंग से राइज होगा, उसमें रूस की इकोनॉमी काफ़ी छोटी दिखेगी। हम अगर मान लीजिए 15, 20, 30 ट्रिलियन तक जाएंगे, तो वो 5, 7, 8 ट्रिलियन तक जाएंगे, तो काफ़ी छोटी दिखेगी उस तुलना में। चीन की इकोनॉमी 50 पहुंच जाएगी, तो वैसे में रूस की इकोनॉमी मान लीजिए 7, 8, तो कितनी छोटी दिखेगी। तो ये उनका डिक्लाइन से ज़्यादा दूसरों का उदय है, जिसके कारण से वो थोड़े से छोटे दिखेंगे इसमें। लेकिन मिलिट्रली पावरफुल रहेंगे, और रिसोर्स, चूँकि यूरेशिया एक इंपॉर्टेंट रीजन है, तो वहाँ पे यूरेशिया में सबसे इंपॉर्टेंट पावर के रूप में रहेगा अगले 15 वर्षों में, उसमें कोई शक नहीं। और पुतिन का उत्तराधिकार? पुतिन का उत्तराधिकार, वो देखिए, एक चर्चिल ने 1939 युद्ध, दूसरे युद्ध वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, उससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मैं कोट कर रहा हूँ अंग्रेजी में। बोला था कि रशिया इज ए रिडल मतलब पजल। हाँ, रशिया इज ए रिडल रैप्ड इन मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। मतलब रिडल है, एक पजल है जो कि एनिग्मा में बंधा हुआ है, उसके अंदर में मिस्ट्री है। तो ये रूस को समझना इतना आसान नहीं है, और रूस में प्रिडिक्ट करना भी इतना आसान नहीं है। तो जैसे कि पुतिन को कोई नहीं जानते थे, और पुतिन अभी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड का। अभी कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्री का मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे में कौन पुतिन के बाद आएंगे यह कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और उम्र तो उनकी हो ही गई है जी, उम्र तो काफ़ी 70+ है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो जी हाँ, तो उनकी उम्र हो रही है, लेकिन अभी वो फिट है। मैं बताऊँ, आप पश्चिमी नैरेटिव को नहीं देखें तो वो अभी फिट है, उनमें कोई हेल्थ इशू उस ढंग से नहीं है। और बोला जा रहा है कि 36 तक वो टेक्निकली रह सकते हैं, अभी का जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लेकिन हो सकता है कि ट्रांजिशन भी हो, इस युद्ध के बाद ट्रांजिशन हो, अगर सेटलमेंट होता है तो उस ढंग से कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। रूस के बारे में आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन लीडर बनेगा, कौन इम्पोर्टेंट बनेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि वो अभी भी एक सुपर पावर तो है ही,
मैं रूस को अभी सुपर पावर तो नहीं बोलूंगा, नहीं लेकिन मानते? यूरेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। यूरेशिया का जो क्षेत्र है, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ग्लोब देखिए, आज के समय में केवल 10 कंट्री हैं ग्लोब में जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 कंट्री टॉप G20 के, आप 10 कंट्री जो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो उसमें जैसे कि अमेरिका आता है, फिर ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, और जापान आता है, रसिया आता है, चीन आता है, भारत आता है, ब्राज़ील आता है। तो इस ढंग से 10 कंट्री को हटा दें तो बाकी जो कंट्रीज हैं इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं अभी के समय में। तो ये 10 to 15 कंट्री जो हैं पूरे वर्ल्ड को रन कर रहे हैं। बाकी जो 190 या 200 नंबर आप देखते हैं देशों का, तो वो संख्या है। यही सारे कंट्री पूरे वर्ल्ड को डिसाइड करते हैं, जिसमें कि इकोनॉमी के हिसाब से आप देखेंगे तो सुपर पावर तो नहीं बोला जा सकता अभी के समय में। लेकिन एक अगर देखिए, वर्ल्ड सुपर पावर से एक मल्टी पोलर वर्ल्ड के रूप में जा रहा है, जिसमें कि मल्टीपल पावर्स हैं। यूएस सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन चाइना भी एक इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, लेकिन मिलिट्रली रशिया बहुत पावरफुल है। भारत प्रजातंत्र प्लस मिलिट्री प्लस इकोनॉमी के हिसाब सब कुछ मिला के देखेंगे तो चौथी पांचवी इकोनॉमी के रूप में हमेशा रहता है अभी। तो वैसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, तो रीजनल पावर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। उनका दौर शुरू हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन कुमार, एक बार फिर आने के लिए, इतने विस्तार में समझाने के लिए, क्योंकि पुतिन का दौर बहुत इम्पॉर्टेंट है, समकालीन है, वो इस वक्त चल रहे हैं और अगले 10 साल भी टेक्निकली चल सकते हैं। और आप कह रहे हैं फिट भी हैं, और जिस तरह से वो कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि मतलब अपना विज़न बताते नहीं हैं, छिपाते ज़्यादा हैं, पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका विज़न जो है वो कम से कम ये तो है कि रशिया के कुछ खोए हुए हिस्से वो वापस जोड़ सकें। जब वो जाएं तो रूस कम से कम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर सके कि दुनिया उसे डिक्लाइनिंग पार न मान रही हो। तो मालूम नहीं उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है आने वाले 10-15 साल रूस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने विस्तार में, इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की मॉडर्न एम्पायर सीरीज़ में हम आज रूस की कहानी सुन रहे थे, जिसमें मोटा माटी येल्त्सिन और पुतिन प्रभावी हैं। और जैसा कि सर ने भी कहा कि दुनिया में 10-15 देश हैं जो इस पूरी ही दुनिया को चला रहे हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका है। तो तीसरा एपिसोड अमेरिका के बारे में होगा। अमेरिका के बारे में जानेंगे कि ये मुल्क कैसे बना, कैसे ये सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हुआ, और वाकई एक सुपर पावर किस तरह बन गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहला एपिसोड आपने इतना पसंद किया, दूसरा भी आपको पसंद आएगा ऐसी उम्मीद है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पिछली बार भी आपने बहुत कुछ लिखा था, इस बार भी लिखिएगा, इंतज़ार है।